चलो यार खोल दो खाना जी। लेक्चर नंबर 108 है, नहीं 109 है। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर एक सवाल शुरू हुआ था जिसमें हमने इन्वेंट्री के बारे में डिस्कशन किए बगैर ख़त्म कर दी थी बात। पेज नंबर बताएं सवाल का। 360 वॉल्यूम 2 में। अब वो 360 पेज के एंड के ऊपर आके पहले ज़रा मैं पढ़ता हूँ। At year end 800 units of this product were included in our inventory at cost of, भाई आप बात सुनो ना। At year end 800 units of this product were included in TL inventory at cost of 150. All of these have same defects. Normal selling price is 200. फिगर याद करते रहें। इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स पड़े हैं? 800। हर एक कितने का खरीदा हुआ है? 150 का। बट 150 हर एक कितने का खरीदा हुआ है? 150 का खरीदा हुआ है। आम तौर पे 150 वाली चीज हम कितने की बेचते हैं? 200 की। फर्ज कर लो यार ये फ्रिज है, फर्ज कर लो फ्रिज है, 1.5 लाख का फ्रिज खरीदा हुआ है और आमतौर पे कितने का बेचते हैं? 2 लाख का। हमारे पास फ्रिज पड़े कितने हैं? पड़े 800। टीएल ने कमिट कर लिए हैं उसमें से 300 जमाल को देने पे कि जमाल 300 में तुम्हें दूंगा। कितने के? 220 के। आम लोगों को कितने के बेचते हैं? 200 के। लेकिन जमाल को शायद ज्यादा यूनिट्स चाहिए थे, ज्यादा यूनिट्स बाजार से इतनी जल्दी मिलते नहीं। जमाल को हमने कहा तुझे ज्यादा यूनिट्स दे देते हैं, तो ये प्राइस फिर छिक्के लगाएंगे। तो जमाल से एग्री हो गए इसे कितने यूनिट्स देने हैं? 300। कितने के एतबार से? आम लोगों को कितने का बेचते हैं? जमाल को कितने का बेचेंगे? हमने कितने का खरीदा हुआ है? TL has estimated at 80 per unit would be incurred to remove the above defect. क्योंकि इन यूनिट्स के अंदर डिफेक्ट आ चुका है तो फिर 80 जो है वो लगेगा किस सूरत में? अगर इनके डिफेक्ट्स क्या कर दें? रिमूव कर दें। अब जरा मुझे ये बताइएगा, मैं ग्रीन वाली लाइन काट रहा हूं। जो यूनिट्स जमाल को बेचने हैं उनकी NRV क्या है? जमाल वालों की NRV क्या है? 220 इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड 80 इज कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल नहीं, इसको ना असल में आप बेहतर है कह दें कॉस्ट टू रिपेयर या कॉस्ट टू रिमूव डिफेक्ट। कॉस्ट टू सेल में एडवर्टाइजमेंट वगैरह चीजें आ जाती हैं। कॉस्ट टू रिमूव डिफेक्ट कितनी जी? 140। जमाल वालों की कॉस्ट, सबकी कॉस्ट 150 है। जमाल वालों की कॉस्ट, जमाल वालों की NRV 140। ये मैंने डायग्राम बनाई हुई थी, अपने पॉज करके नोट कर लीजिएगा। जमाल वालों की कॉस्ट टोटल 45 आ गई। 300 है ना? 300 यूनिट्स है ना 800 में से जो जमाल को देने हैं। और जमाल वालों की NRV 140। तो ये कॉस्ट आ गई जमाल वालों की, ये NRV आ गई। क्या लोअर आ रही है? तो लोअर पे रिकॉर्ड करना है तो फिर कॉस्ट से उतार के NRV पे लाना पड़ेगा। 3000 का NRV लॉस हो गया। 3000 का NRV डन। अब जमाल वाले 300 यूनिट हो गए, पीछे कितने रह गए? 500। यार 500 में ना अगर थोड़ी सी आप इस्तेमाल करें अकल तो 500 में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन ये है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस 200 है और इनको 80 की रिपेयर करा के बेच सकते हैं। अगर 80 की रिपेयर करा देंगे तो फिर तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिक जाएगा। तो जो दूसरे यूनिट्स हैं उनमें या तो हम कमा सकते हैं 120, लेकिन अगर रिपेयर कराए बगैर एज इट इज करंट कंडीशन में बेच दें तो कमा सकते हैं 120। दो NRVs अगर गिवन हो एक ही डेटे में तो दोनों में से जो डिसीजन में बेहतर है उसे उठाएंगे। बता दें रिपेयर करवा के करेंगे, रिपेयर करवाए बगैर? रिपेयर करवाए बगैर। तो कितने लेना पसंद करेंगे? 130। तो बता दें जी इनकी NRV क्या आ गई? 130। और कॉस्ट कितनी है? क्वांटिटी, क्योंकि 300 तो जमाल को दे देने, तो 500 यूनिट्स 800 में से ये हो गए।
तो 75 और 65 में से लोअर 65, तो जब भी लोअर हो एनआरवी तो फिर उठा के उसे एनआरवी पे लाना पड़ेगा। चाय ले आओ यार एक कप, भाई कोई नहीं, चाय ले आओ, बंदे गिन लेना बाद में मेरे लिए। 75 माइनस 65 कितना आ गया? 10। अब व्हाट इज द एनआरवी लॉस? 10 जमा 3 इज इक्वल टू 13,000। 13,000 की एंट्री बताएं, 13,000 की एंट्री बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, वो जो हम कल बना रहे थे 3 कॉलम, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। 13 से डन। तो आज क्या सीखा? अगर कोई चीज हम किसी से कमिट कर लें तो फिर उसकी आम सेलिंग प्राइस ली जाए एनआरवी निकालते हुए, या जो एस्टिमेटेड उससे आनी है। ये एनआरवी IS2 का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अच्छा भाई, कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो लोन वाली एडजस्टमेंट है वो हमें ज़रा बता दें क्या है। भाई लोन वाली एडजस्टमेंट बड़ी आसान सी है, इसको ज़रा एक दफ़ा देख लें। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में जो हमने किया था स्लाइड नंबर 16 में, कैश रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आप राइज वालों को या किसी बंदे को भी 2 साल, आपने किसी से लैपटॉप लेना है, आप उसे अगर 50 दे जाते हैं तो और 2 साल बाद चीज लेने आते हैं, तो अब दुकानदार के जूते पहन के सोचें कि दुकानदार को मिला है 50 का एक तरह का आपसे लोन। आपने अगर एडवांस पे पैसे कर दिया, आपसे लोन मिला, तो जब बैंक से आप 50 का लोन लेते हैं तो 2 साल बाद जाके बैंक को 60 या 70 वापस करते हैं, या 60-70 वाली चीज दे आते हैं। आप बैंक से लोन लें, आप बैंक से लोन लें तो बैंक से लोन लेके बैंक को लोन उतना ही वापस कराते हैं या ज्यादा पैसे 2 साल बाद वापस करके आएंगे। सिमिलरली एक दुकानदार है, दुकानदार को किसी कस्टमर ने एडवांस में पैसे पकड़ा दिए, यार 2 साल बाद मुझे चीज चाहिए होगी, दुकानदार को पैसे पकड़ा दिए एडवांस में। अब दुकानदार के पास जब पैसे आ गए तो दुकानदार उसके लिए लायबल फील करेगा अपने आप को, उधार की लायबिलिटी अपनी किताबों में बुक करेगा। अब दुकानदार जब इस उधार को उतारे 2 साल बाद, तो पूरा उधार उतार दे तो फिर तो प्रिंसिपल ही रहा। लेकिन दुकानदार क्या करता है? दुकानदार कहता है अब मैं तुझे पूरा नहीं उतारूंगा क्योंकि तूने मुझे बैंक की तरह लोन दिया हुआ है, अब मैं तुझे 50 रुपए तेरे से उधार लिया था और तुझे उतारूंगा पैसों की फॉर्म में या महंगी चीजें देके। तो महंगी चीजें, तो बैंक के केस में हम क्या करते हैं? उधार पकड़ते हैं और 2 साल बाद ज्यादा करके पैसे वापस कर देते हैं। और इधर क्या होता है? मैंने बार बार इसको लिखा हुआ है, जस्ट लाइक बैंक लोन। बैंक के केस में तो ये होता है, लेकिन दुकानदारों के केस में क्या होता है? दुकानदार पैसे बैंक से उधार नहीं लेते, कस्टमर से उधार पकड़ते हैं पैसे, यानी पैसे ले लेते हैं और फिर चीजें महंगी करके दे देते हैं या उधार महंगा करके वापस कर देते हैं। तो उधार कितना लिया? 50, और चीज कितने वाली बेची? तो मैंने कहा था भाईजान सेल फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करनी, सेल आपने फ्यूचर वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है। सेल किस पे रिकॉर्ड करनी है? फ्यूचर वैल्यू पे। तो इससे पहले क्या बात हुई थी? इससे पहले ये बात हुई थी, ये जरा 2 बातें मैं आपसे और कर लूं। अगर आप चीज बेच दें इधर और पैसे आए आपको बाद में, तो इसे क्या कहते हैं? एरियर्स। तो इसकी सूरत में फिर आपने क्या करना है? जो पैसे आपको आने की उम्मीद है
उसकी आपने क्या निकाल लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू। तो सेल किस पे रिकॉर्ड होती है, प्रेजेंट वैल्यू पे। मुझे लग रहा है तो नीचे देख रहा है, ऊपर देख, पैसे आए इधर, इसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालने के सेल रिकॉर्ड करनी है पीवी पे। ये सिनेरियो हो गया, डिलीवरी उधर हो रही है और पैसे इधर आ रहे हैं। और दूसरा सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो पैसे पहले आ रहे हैं और डिलीवरी बाद में हो रही है। ऐसी सूरत के अंदर आपने क्या करना है, आपने यहां जो पैसे पड़े हैं उनकी हम निकालते थे फ्यूचर वैल्यू, तो सेल को किस पे रिकॉर्ड करना है, और इधर सेल को प्रेजेंट वैल्यू पे। अब अगली स्लाइड जो मैंने पिछले नोट्स के साथ अटैच नहीं की थी वो मैं अब आपको दिखाने लगा हूं, जो आपको कल जाते जाते दिखाई थी वो ये थी। इसमें एक बात मैंने छुपा के रखी हुई थी, वो अब आपको दिखाने लगा हूं। इन अ ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, यानी 2 साल 3 साल 4 साल दरमियान में आ रहे हो चीजें बेचने और पैसे के, सेल विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट, ये पक्की ठक्की बात याद कर लें, सेल विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, रादर इट विल बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन, एंड रिकॉर्डेड एट फ्यूचर वैल्यू इफ अमाउंट इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो लीज में भी आपको पता है, लेसी के मैं कहता था पीवी निकाल लें, फेयर वैल्यू इग्नोर कर दें। लीज में लेसी के सवालों में भी इसी तरह करते थे, पीवी निकाल लेते थे इंस्टॉलमेंट्स की, फेयर वैल्यू इग्नोर कर देते थे। तो बोले जी आईएफआरएस 15 में कब फेयर वैल्यू पे सेल रिकॉर्ड नहीं होनी, जब सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या होता है, पैसों और चीजों के दरमियान साल से ज्यादा का अरसा आए, तो इसे क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग। तो ऐसी सूरत में सेल्स पीवीज या फेयर वैल्यूज पे रिकॉर्ड करेंगे, या पीवीज और फ्यूचर वैल्यूज पे रिकॉर्ड करेंगे, या फेयर वैल्यूज पे रिकॉर्ड करेंगे। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का ऑपोजिट बताएं, इनसिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। इनसिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट रहने दो, इनसिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को हम इग्नोर किया करेंगे पेपर में, टाइम नहीं। इनसिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को पेपर में क्या किया करेंगे, इग्नोर किया करेंगे। व्हाट इज इनसिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट? अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर वुड नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट if the timing period is less than, so in this case you will not calculate present or future value। ऐसी सूरत में आप प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालेंगे। डन? अच्छा जी यार, आज की हमारी जो डिस्कशन है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंशाल्लाह अभी नोट्स भी कॉपी होके आ जाएंगे। जी भाईजान, अब आपकी जो है वो एक अटेंशन चाहिए मुझे आज की क्लास में। हम सेल्फ स्टेप, एक है स्टेप हमारा, स्टेप का मैं नंबर लिख दूंगा, ये पता नहीं क्यों मिट गया। स्टेप 3 है हमारा, 2, स्टेप 2 आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। इसमें हम 1 से लेके 10 तक जो नीचे नोट्स में एग्जांपल्स आ रही हैं वो करेंगे। इनमें से कोई एग्जांपल भी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो 1 से लेके 10 तक जो नोट्स के अंदर एग्जांपल्स आ रही हैं वो करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे आज कि सेलर कस्टमर से कितने वादे कर रहा है। यानी हो सकता है आपको लग रहा हो 3 चीज़ें बेच रहा है, मैं आपको स्टैंडर्ड की डिस्कशन करके बताऊं नहीं भाई 2 चीज़ें बेच रहे हैं। जब पता चल जाएगा कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं तो ही तो ये टेबल बन सकेगा कि चेयर भी बेच रहे हैं, टेबल भी बेच रहे हैं। अब और इसके साथ जो है मिसाल के तौर पे आप उसको फर्नीचर के अंदर वार्डरोब भी बेच रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 3 हैं 2 हैं। जब ये पता चलेगा तो फिर आगे स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस और ट्रांजैक्शन प्राइस की बहस शुरू हो सकेगी ना। तो आज हमारा ये डिस्कशन है कि वो जो पहले दिन बर्गर, चिप्स और बोतल बेचा था, क्या वो 3 वादे थे भी या वो 3 वादे नहीं थे? क्या वो 3 वादे थे भी या 3 वादे नहीं थे? तो ये हमारी आज की डिस्कशन है, आइडेंटिफाई करना सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके, ये पावर पॉइंट की स्लाइड भी बनी होगी, इसको भी देख लेंगे। नोट्स भी अभी आ रहे हैं। एग्जाम्पल 1 पढ़ें, पहली क्लास वाली। On 20 जनवरी 2022 you went to McDonald's and order a fish burger, fries,
यार एक सेकंड के लिए भी इधर उधर बात की और तो टेंशन लूज ही ना मसला हो जाना है। ये एक एक चीज आगे से लिंक करनी है। ये स्टैंडर्ड का सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और सबसे ज्यादा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, मैकडॉनल्ड्स से आपने कितनी चीजें ऑर्डर की जी? फिश, बर्गर, फ्राइज और बॉटल। बड़े टाइम पे पहुंचा है। द आइटम्स आर नॉर्मली सोल्ड एट फॉलोइंग प्राइसेस 400, 100 और 80। ड्यू टू प्रमोशनल पैकेज द लंप सम प्राइस चार्ज टू यू इज ₹450। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर देयर? देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ओके, इसमें ना हम 2 स्टेप अप्रोच लगाएंगे और हम अपने आप से 2 सवाल पूछेंगे। हम अपने आप से 2 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल बड़ी गौर से सुनना है आपने। जब भी सवाल में डेटा आया करेगा और हमने देखना होगा ऑर्गेनाइजेशन सेलर कितने वादे कर रहा है, तो सेलर मैकडॉनल्ड्स का ओनर अपने आप से 2 सवाल पूछेगा कि मैंने कितनी चीजें बेची। भाई पहले इधर देख, छोड़ आज के नोट्स हैं ये, अभी इधर देख, नहीं बांटे, इधर देख। तो सेलर अपने आप से 2 सवाल पूछेगा। जब भी फिश, बर्गर, फ्राइज और बॉटल बेचेगा अपने आप से 2 सवाल पूछेगा। पहला सवाल, कैन कस्टमर टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज 3 थिंग्स ऑन इट्स ओन? क्या कस्टमर खुद इन 3 चीजों से फायदा उठा सकता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको बर्गर ना बेचूं तो वो फ्राइज खा के गुजारा चला सकता है? पेट भरने की बात नहीं कर रहा मैं। क्या अगर मैं उसको बर्गर ना बेचूं तो वो फ्राइज मेरे से लेके चला जाए और कुछ और खा ले साथ, मस्त चल सकता है उसका? क्या वो अगर मैं उसको बर्गर और फ्राइज ना बेचूं तो क्या बॉटल भी वो मेरे से लेके जा सकता है? अब पहला सवाल आप पूछा करेंगे, सबसे पहला सवाल, कि ये 3 वादे आपको दिखने में 3 लग रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं IFRS 15 की रोशनी में क्या ये 3 वादे हैं या नहीं, वो मैं साबित करने लगा हूं। IFRS 15 कहता है ट्रांजैक्शन से 2 सवाल पूछो। पहला सवाल मैंने आपसे पूछ लिया है, उसको मैं इंग्लिश में रिपीट करने लगा हूं। कैन कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम द बर्गर ऑन इट्स ओन? क्या खुद बर्गर से फायदा ले सकता है? अच्छा, पहला सवाल यह है। स्टैंडर्ड ने कहा इस सवाल की मैं वजाहत करता हूं। द बर्गर, ये पिछला सफा नोट्स का, द बर्गर इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट? क्या बर्गर खुद अलग चीज है? ओ भाई इधर आ, क्या बर्गर खुद अलग चीज है? डिस्क्रिप्शन, हमने कहा पता नहीं यार। कहते हैं कैन कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम द बर्गर ऑन इट्स ओन? क्या कस्टमर बर्गर से खुद फायदा उठा सकता है, अकेला खा सकता है इसको, या उसके लिए फ्राइज जरूरी है? कैन ही टेक इट ऑन हिज ओन? अगला सवाल नहीं है ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन। द फैक्ट, और कहते हैं कई दफा ना पता नहीं चलता कस्टमर इससे खुद अकेला फायदा बर्गर से उठा सकता है या नहीं। कहते हैं उसके लिए मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूं। द फैक्ट दैट एंटिटी रेगुलरली सेल्स अ गुड सेपरेटली would indicate that customer can benefit from the burger on its। कहते हैं ये हकीकत के एंटिटी बर्गर अलग बेच रही है, ये हकीकत इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि बर्गर अपने ही अंदर एक डिस्टिंक्ट चीज है जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं। ना बर्गर को फ्राइज की जरूरत है और ना बर्गर को बॉटल की जरूरत है। बर्गर डू नॉट नीड फ्राइज एंड बॉटल। बर्गर इज अ गुड विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। ये एक ऐसी चीज है जो अपने ही अंदर डिस्टिंक्ट है। इसकी वजह क्या है? कस्टमर इससे अकेले फायदा उठा सकता है। क्या मतलब कस्टमर अकेले फायदा उठा सकता है? कहते हैं मेरा मतलब है कि हम लोग बर्गर अकेले भी तो बेचते रहते हैं, हम बर्गर अकेले भी तो बेचते रहते हैं, तो फिर अकेले कस्टमर से फायदा उठा सकता है, इसलिए तो अकेले भी बेचते हैं ना। तो ये इस बात का सबूत हो गया। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें तीनों चीजें एज एन इनपुट यूज होके एक कंबाइंड आउटपुट बना रही हैं, या ये 3 अलग अलग आउटपुट्स हैं? क्या ये तीनों चीजें आपस में इंटीग्रेट हो गई हैं? बर्गर के अंदर फ्राइज हुए हैं और अंदर बोतल थोड़ी सी डाल के ऊपर से, क्या ये इंटीग्रेशन एंटिटी करके दे रही है इसकी? क्या ये तीनों को जोड़ के इस तरह घुल मिल रही हैं तीनों चीजें आपस में कि ये एक ही बन गई हैं? एंटिटी इनको अलग अलग दे रही है। अगला सवाल मेरा, आर दीज 3 थिंग्स
are an input to produce a combined output? Say yes or no, please. I need answers. Can these three things are inputs to make a combined output? There is no combined output. These three are in itself are outputs. बर्गर अलग चीज है, बोतल अलग चीज है, फ्राइज अलग चीज है. डन. तो अगर दो सवालों का जवाब क्या आ जाए? यस. तो फिर कहा जाएगा ये तीनों चीजें आपस में अलग अलग है. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है उर्दू में? अलग अलग. तो क्या कहा जाएगा? तीनों चीजें आपस में. तो ऑर्गेनाइजेशन के वादे बताएं कितने हैं? 3 वादे हैं. ठीक है, लिखना शुरू करें. आंसर 1. लेक्चर नंबर डालें आज का. आंसर 1. आंसर 1 में लिखें नंबर 1. बर्गर्स इन इटसेल्फ आर डिस्टिंक्ट. अपने ही अंदर डिस्टिंक्ट हैं. बर्गर्स इन इटसेल्फ आर डिस्टिंक्ट. इधर देखें. बिकॉज कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम बर्गर ऑन इट्स ओन. बिकॉज कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम बर्गर. बर्गर के लिए फ्राइज की जरूरत नहीं होती. बिकॉज कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम बर्गर ऑन इट्स ओन. क्या लफ्ज लिखा आपने? पहला, बर्गर इन इटसेल्फ आर डिस्टिंक्ट बिकॉज कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम बर्गर ऑन इट्स ओन. खुद फायदा ले सकता है. ऑन इट्स ओन आपके लिए नहीं है. स्टैंडर्ड कहता है, मैं आपको बताता हूं ऑन इट्स ओन क्या है. द फैक्ट अगला पढ़ नहीं शुरू करना, वही चल रहा है. द फैक्ट दैट एंटिटी इज सेलिंग बर्गर सेपरेटली. द फैक्ट, ओ भाईजान ये बातें लिखनी है, ऐसी नहीं लिखवा रहा. द फैक्ट दैट एंटिटी इज सेलिंग बर्गर सेपरेटली. द फैक्ट, पॉइंट 1 ही चल रहा है. द फैक्ट, इधर से देखना. द फैक्ट दैट एंटिटी इज सेलिंग बर्गर सेपरेटली would indicate that customer can benefit from it. Would indicate that customer can benefit from it. The fact that entity is selling burger separately would indicate that customer can benefit from it on its own. क्या खुद ही फायदा उठा सकता है बर्गर से, या फ्राइज का वो क्या कहते हैं, मोहताज है? मोहताज नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, फायदा उठाए एज इट इज. ये एक बात हो गई. दूसरी बात लिखें, हेडिंग दें. ये तो हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया ना. पॉइंट 1 मैंने आपको ये सारा लिखवाया. मैं रिपीट करता हूं अगर किसी को समझ नहीं आया. बर्गर इन इट सेपरेट चीज है या फ्राइज से जुड़ी हुई चीज है? बर्गर, आप समझ, अंग्रेजी समझ. बर्गर इन इट सेल्फ इज अ डिस्टिंक्ट बिकॉज कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट ऑफ बर्गर ऑन इट्स ओन. खुद इसका फायदा ले सकता है बगैर किसी चीज के. ये कैसे पता चलेगा कस्टमर खुद इसका फायदा ले सकता है बगैर किसी चीज के? ऑर्गेनाइजेशन का इस बर्गर को सेपरेटली बेचना इस चीज का कंक्लूसिव एविडेंस है कि बर्गर से कस्टमर अलग फायदा ले सकते हैं. तो ही तो ऑर्गेनाइजेशन इसको अलग बेच रही है ना, वरना तो अलग बेचती ना होती लोगों को बर्गर. पहली बात खत्म हो गई. दूसरी बात ये देखनी होती है ओवरऑल लेवल पे, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आईटी वाले को बुला के लाओ. हाँ, दूसरा सवाल क्या देखना होता है? ओवरऑल लेवल पे, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछने लगा हूं, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा है. आर दीज 3 थिंग्स आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? अगर आपको एक ही शॉपर के अंदर बर्गर, फ्राइज और बोतल ऊपर से डाल के दे दी जाए, गीला गीला बर्गर हो जाए, आप कहेंगे ये क्या दे दिया यार मुझे. आर दीज 3 थिंग्स आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, या ये 3 चीजें अलग अलग आउटपुट अपने अंदर ही हैं? तो इसका मतलब है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये क्या है? अलग अलग है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये क्या है? अलग अलग है. दूसरा सवाल क्या होगा? The good is distinct within the context of, ये छोड़े परे. If goods are used as an to create a combined output, जो कि बर्गर में नहीं हो रहा. If goods are used as an input to create a, then goods are not
पढ़ें, इफ गुड्स आर यूज्ड एज एन इनपुट टू क्रिएट अ कंबाइंड आउटपुट देन गुड्स आर नॉट डिस्टिंक्ट या डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगली लाइन लिखना शुरू करें, अगली लाइन लिखना शुरू करें, अगली लाइन लिखना। पॉइंट टू, इसको नहीं, इसको छोड़ो, पॉइंट 2 लिखें। पॉइंट 2, बर्गर, फ्राइज एंड बॉटल are not used as input to produce a combined output. So इस फिक्रे को छोड़ें अभी, इस फिक्रे को छोड़ो भी। बर्गर, बॉटल एंड फ्राइज आर, नहीं मैंने अभी डिस्टिंक्ट की बात नहीं की, जो मैंने लिखवाया वो पूछ रहा हूं। बर्गर, फ्राइज एंड बॉटल्स आर नॉट यूज्ड एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ combined output. Therefore these are, देखते हैं मेरे इशारे की तरफ, therefore these are अलग अलग है ना अब तो। These three are not an input to produce a, ये तीनों इनपुट मिलके कोई आउटपुट, इसका मतलब है ये तीनों अपने अंदर ही आउटपुट है। या 3 इनपुट्स इज इक्वल टू एक आउटपुट, 3 इनपुट्स इज नॉट इक्वल टू एक आउटपुट, रादर दीज 3 आर सेपरेट आउटपुट्स। तो अब मैं लिखवा रहा था दीज 3 बर्गर, फ्राइज एंड बॉटल्स आर नॉट यूज्ड इन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। देयरफॉर these are 3 distinct goods. Therefore these are 3 distinct goods. Done? अच्छा, अभी वो स्टैंडर्ड की इंग्लिश ना पढ़ें, अगले 2-3 के बाद मैं स्टैंडर्ड की इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। अब इसी तरह की अंग्रेजी आपने एग्जांपल 2 के लिए लिखनी है, लेकिन सोच लें आप। जी एक मिनट, ना सवाल ना पूछो, एग्जांपल 2 के बाद सवाल लूंगा। एग्जांपल 2 से इंशाल्लाह चीज क्लियर हो जाएगी। कॉफी, टी एंड कंपनी सोल्ड अ लार्ज कप ऑफ कैपेचिनो कॉफी। इन्होंने लार्ज कप किसका बेचा है? कैपेचिनो कॉफी का। तो इन्होंने लार्ज कप किसका बेचा है? कैपेचिनो कॉफी का लार्ज कप इन्होंने बेचा है। अब हमारा सवाल 2 होंगे। हमारे सवाल कितने होंगे जी? 2 सवाल होंगे। हमारा पहला सवाल क्या होगा? इसमें क्या क्या है? कॉफी बीन्स भी ग्राइंड करके डाले होंगे, मिल्क भी होगा, शुगर भी होगी। किसको बेचे? इंजमाम को। अब आप मुझे बताएं, बैठो यार, क्या आप किसी दुकान से कॉफी बीन्स लें, किसी दुकान से मिल्क लें, किसी दुकान से चीनी लें और क्या घर जाके कॉफी बना सकते हैं? या किसी अच्छे कॉफी बनाने वाले को दे के कॉफी बनवा सकते हैं? क्या कॉफी बीन्स, मिल्क और शुगर सेपरेटली बाजार में बेचे जाते हैं? यस और नो बताइएगा। सेपरेटली बाजार में बेचे जाते हैं। पहला टेस्ट लगाने लगाऊं, दूसरा नहीं, पहला टेस्ट लगाने लगाऊं। पहले टेस्ट के अंदर 2-3 बातें करने लगाऊं। कैन कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम मिल्क ऑन इट्स ओन? कैन कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम कॉफी बीन्स ऑन इट्स ओन? अगर बाजार से किसी और से खरीद ले, इनसे ना खरीदे, बेनिफिट ले लेगा उनसे। कैन कस्टमर टेक बेनिफिट फ्रॉम शुगर ऑन इट्स ओन? घर में ग्राइंडर पड़ा हो, घर में ग्राइंडर में लाके वो डाल दे। कैन कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम दीज थिंग ऑन इट्स ओन? लेकिन इसमें एक और लफ्ज मैंने लिखवाया था, एंड इसमें इंडिकेशन क्या होती है इस बात की? द एंटिटी इज सेपरेटली सेलिंग द थिंग। द एंटिटी और अदर एंटिटीज भी हो सकता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग बेच रहे हो चीजें अलग अलग, या कोई और पाकिस्तान में दूध बेच रहा हो अलग अलग। तो इसका मतलब है कि ये चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं। विद इन द, अपने अंदर वाला सवाल होगा टेस्ट 1 और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा सवाल 2। आप बता दें, जो मैंने आपसे 2 सवाल पहले पूछे थे, ये अभी यहां नजर रखनी है। क्या कॉफी, मिल्क और शुगर डिस्टिंक्ट है या नहीं? ये पहला सवाल है। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द मिल्क ऑन इट्स ओन?
the fact that entity or other entity, हो सकता है कॉफी टी एंड कंपनी वाले मिल्क अकेले ना बेचते हो, लेकिन दूध वाले तो बेचते हैं ना. The entity or other entity is regularly selling milk separately. Wouldn't he get that customer can benefit from milk on its? इस लाइन की तो ये वजाहत है ना इधर आके. ठीक है जी. अब बता दें, मिल्क, कॉफी बीन्स एंड शुगर आर डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ. अभी कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं बात करने लगा. आर डिस्टिंक्ट बिकॉज कस्टमर कैन benefit from milk on its own. The fact that people are selling milk in Pakistan is enough to prove this, that it is a distinct good. Done. तो within itself milk, coffee और चीनी क्या है? Distinct. अगला सवाल मेरा, क्या जब मैंने कॉफी का कप खरीदा सेलर ने 3 इनपुट्स यूज करके कंबाइंड आउटपुट दे दिया? या 3 आउटपुट्स दी मुझे? 3 इनपुट्स यूज करके उसने क्या दे दिया? कंबाइंड. अब दूसरा स्टेप समझ आया? अभी तो 10 एग्जांपल्स हैं, अभी चीजें क्लियर होती रहेंगी एक एक करके ना. माइंड के अंदर अभी कोई सवाल ना लाएं, चीजें एक एक करके खुद ही क्लियर होती रहेंगी. Are these 3 are inputs to produce a combined output? So these are not distinct. अब ये अलग अलग नहीं रही. Within the context of there is a single performance obligation. ये ऑर्गेनाइजेशन 3 रेवेन्यूज बुक नहीं करेगी. मिल्क का रेवेन्यू अलग, कॉफी का रेवेन्यू अलग, और जो है वो चीनी का, कॉफी बीन्स का रेवेन्यू अलग, चीनी का. ये तीनों ये जब अपना टेबल बनाएगी तो टेबल ही नहीं बनाएगी, ये सिर्फ लिखेगी मिल्क और आगे सेल प्राइस. नो नीड ऑफ एलोकेशन बिकॉज वी आर ओनली सेलिंग द. और अंदर की बात देखें, ये एक ही गुड बेच रही है. क्या? कॉफी. ये तो एक गुड बेच रही है ना, एंड दैट गुड इज कॉल्ड एज कॉफी. डन. तो पहला सवाल और दूसरा सवाल, can customer benefit from the milk on its own? The fact that entity or other sellers are selling the milk in Pakistan, ये बात इस चीज का एविडेंस है कि मिल्क अपने अंदर एक अलग चीज है. अगला सवाल, is this milk, coffee beans and sugar are distinct within the, are separate within the context of contract? इसके लिए एक सवाल, are these 3 inputs to produce a combined output or are these 3 are separate outputs? These are 3 inputs to produce a. इसका सबसे बेहतरीन जवाब आपको बताऊं, एंटिटी आपको इंटीग्रेशन करके दे रही है. क्या? एंटिटी इनपुट्स मिला रही है. चलो भाई दूध डालो, चलो भाई कॉफी डालो, कॉफी बीन्स डालो, चलो भाई चीनी डालो. इंटीग्रेशन आप एंटिटी से करवा रहे हैं. तो इसका मतलब है आप तो ये आउटपुट बन गई है इनपुट्स. आपके सामने क्या आया? बर्गर, बोतल और फ्राइज, या आपके सामने सिर्फ कॉफी? सिर्फ कॉफी है. डन. तो अब बता दें यार, 1 मिनट है टाइम एकदम. अच्छा, आप बता दें क्या लिखा हुआ है सोल्यूशन में, जरा समझ आ रहा है? 2 कॉफी बीन्स, मिल्क, शुगर आर on its own, पहला टेस्ट. but these are not, these are used as an input to produce a entity is providing, so there is only, that is a cup of coffee. अगली एग्जांपल आने खुद. McDonald's sold a burger including bun, chicken, onion, ketchup and 2. ये कस्टमर हो गया, ये एंटिटी हो गई. छोड़ें इसको, तो समझ नहीं आनी चाहिए. ये एंटिटी हो गई और ये क्या हो गया? कस्टमर. अब थोड़ी सी अंग्रेजी यार बोलें. Can customer benefit from the bun, chicken, onion separately on its own?
the fact that McDonald's or other sabzi wale, fruit wale, chicken wale are selling these separately in market is enough that customer can benefit these things from its own. ये पहला स्टेप हो गया. पहले स्टेप में ये हमें अलग अलग लगी. पहले स्टेप में ये हमें, जी बिल्कुल, पहले स्टेप में मैं सुनता हूं, ये बात हमें अलग अलग लगी तीनों. लेकिन दूसरा स्टेप, are these three inputs 1 2 3 4 5 are these fives are input to produce a, इसका जवाब दें. क्या ये इनपुट्स हैं जो आउटपुट को कंबाइन कर, तो ये इनपुट्स ने मिलके क्या दिया, आउटपुट. therefore these are not distinct within the context of कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्टिंक्ट. आप बता दें अगर दूसरा टेस्ट भी फेल हो जाए तो क्या करें. पहला फेल नहीं हुआ था, पहले में डिस्टिंक्ट थी लेकिन दूसरे में आके फेल हो गई. ये डिस्टिंक्ट अब नहीं रही, अब तो ये इकट्ठी हो गई, मर्ज हो गई, इंटीग्रेट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन. दो बन, चिकन, अनियन, केचप एंड ऑलिव्स आर डिस्टिंक्ट ऑन इट्स, बट दीज आर यूज्ड एज एन टू प्रोड्यूस अ, सो आर नॉट डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. चलो यार पॉज करो वीडियो, नोट्स बांटो, आगे करो शुरू. तैयार हैं अगली मिसाल के लिए? शाहिद अफरीदी, यार प्लीज. शाहिद अफरीदी, रियल एस्टेट, अ कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर है शाहिद अफरीदी की, रियल एस्टेट का कारोबार है. अब मिसालें ज्यादा मजे की होती जा रही हैं. एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल फॉर अ, मुआहिदा क्या हुआ है, कस्टमर के लिए क्या बनाने. 3-4 डॉक्टर इनके पास गए, 3-4 डॉक्टर ने कहा शाहिद अफरीदी यार हमें हॉस्पिटल बना दें पेशावर के अंदर. द एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, आइडेंटिफाइज वेरियस प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, साइट क्लियरेंस सर्विसेज, फाउंडेशन बनाएंगे, लेबर को प्रोक्यूर करेंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदेंगे, पाइपिंग वायरिंग करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फिनिशिंग वगैरह करके, पेंट वगैरह आखिरी वाला करके सब चले जाएंगे. डन. प्लीज नीचे ना पढ़ें. शाहिद अफरीदी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल फॉर कस्टमर. शाहिद अफरीदी ने इंटीग्रेशन करके देनी है या नहीं, मुझे ये बता दें बस. करके देनी है. कॉफी टी एंड कंपनी वाले ने तीनों चीजें खुद मिक्स करके देनी थी या हमने घर जाके करनी थी. अगर कॉफी टी एंड कंपनी वाले के पास हम जाते और हम कहते भाईजान मुझे कॉफी चाहिए, वो कहता भाईजान लाइट गई हुई है. हमने कहा दूध दे दो, हमने कहा आप मुझे चीनी भी साथ दे दें, और हमने कहा कॉफी बीन्स भी दे दें. ऐसी सूरत में मुझे बताएं कि अगर ये सिनेरियो होता तो फिर ऐसी सूरत में क्या चीनी दूध इन इट सेल्फ तो डिस्टिंक्ट है ना, बाजार में सेपरेट बिकती हैं, लेकिन अब ये चीनी दूध और कॉफी बीन्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट होती. क्यों क्यों क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट यूज्ड एज एन इनपुट बाय एंटिटी. एंटिटी ने इनको इनपुट करके मुझे कंबाइंड आउटपुट नहीं दी. तो अगर बाजार में जाके मैं उस कॉफी वाले को ये कह दूं लाइट गई हुई है मुझे तीनों चीजें बेच दे अलग अलग, तो क्या उस एंटिटी ने 3 इनपुट्स मिला के कंबाइंड आउटपुट बना के दिए या मुझे 3 सेपरेट आउटपुट्स दिए हैं? फिर उसके लिए कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होती? 3 होती. डन. अच्छा इधर बताएं, शाहिद अफरीदी ने कंस्ट्रक्शन करके देनी है या शाहिद अफरीदी ने सिर्फ ये चीजें देनी है, चीजें बेच के फारिग हो जाने, कंस्ट्रक्शन वालों खुद ही करेंगे? कंस्ट्रक्शन करके देनी है शाहिद अफरीदी ने. तो ये तो वो बर्गर वाली मिसाल ही होगी. अब बर्गर के अंदर टमाटर भी हैं, बर्गर के अंदर बन भी है, बर्गर के अंदर वो भी है, और उसको इकट्ठा करके भी मैकडॉनल्ड्स ने दे दिया, तो फिर तो ये तीनों इनपुट्स एक कंबाइंड आउटपुट पैदा करने में कामयाब हो गए. आप बता दें क्या ये सारे सेपरेट आउटपुट्स हैं या पहली लाइन में लिखा हुआ है शाहिद अफरीदी एंटर्स टू बिल्ड अ हॉस्पिटल, हु विल गिव इंटीग्रेशन सर्विस? शाहिद अफरीदी. अच्छा अब ना जरा अल्फाज आपको याद होने लग जाएंगे. पहला स्टेप, दूसरा स्टेप. पहले स्टेप की इंग्लिश में बोलता हूं. कैन कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम
साइट क्लियरेंस, अगर फाउंडेशन बना के चले जाए मिसाल के तौर पे, और हम शाहिद अफरीदी को कहें भाई तेरे से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, तो बाकी काम किसी और से करा लेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी स्टाफ प्रोक्योर करके दे देंगे, बाकी लोग भी कंस्ट्रक्शन करके दे देंगे, सब करके दे देंगे, कोई मसला नहीं है। तो कैन वी टेक द बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज गुड ऑन इट्स ओन? क्या खुद इनसे फायदा उठा सकते हैं? अगर बीच में एक शाहिद अफरीदी भाग जाए तो खुद इनसे फायदा उठा सकते हैं, चीजों से उठा सकते हैं? तो पहले सवाल के मुताबिक ये डिस्टिंक्ट नहीं है, सेपरेट सेपरेट है। अब पहला सवाल पूछने के बाद दूसरा कौन सा सवाल पूछना है? विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें पता है हमने क्या लफ्ज पढ़ा था? उसमें पढ़ा था क्या ये सारे इनपुट्स हैं जो कि कंबाइंड आउटपुट बना रहे हैं, या ये सारे अलग अलग आउटपुट हैं जो शाहिद अफरीदी हमें दे रहे हैं? ये सारे इनपुट्स हैं जो क्या बना के दे रहे हैं? The promised goods and services are capable of being distinct because a customer can benefit from good services either on their own or together with readily available sources. बाजार से बंदे पकड़ ले कोई। This is evidenced by the fact that entity or competitors of entity regularly sells many of these goods separately in बाजार। ये पहली वाला पैरा हो गया। और दूसरा वाला पैरा, however promises to transfer the goods and services are not separately in the context of क्यों? This is evidenced by the fact that entity is providing a significant service of integration। शायद अफरीदी से करा रहे हैं, ये चीजें खरीद के लेके जा रहे हैं और खुद कर रहे हैं, इंटीग्रेशन उससे करवा रहे हैं। Therefore these things are an input to produce a for which customer has contracted। Conclusion, ये एंटिटी सिर्फ एक रेवेन्यू बुक करेगा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ हॉस्पिटल। शाहिद अफरीदी की किताबों में IFRS 15 में सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, ये रेवेन्यू को तोड़ेगा नहीं किसी चीज के अंदर, ये एक ही रेवेन्यू बुक करेगा। द एंटिटी अकाउंट्स फॉर ऑल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट एज अ दैट इज डिलीवरी ऑफ हॉस्पिटल। आपने इधर देखना यार, यू बॉट अ मीडियम साइज सूट फ्रॉम जे डॉट। आपने बेगम को फोन किया तेरे लिए मीडियम साइज सूट खरीदा है, बेगम ने कहा ये नहीं मुझे फिट आना। तो यू बॉट अ मीडियम साइज सूट फ्रॉम जे डॉट एंड यू आल्सो रिक्वेस्टेड देम। फिर जब बेगम से आपने बात की तो आपने उनके साथ क्या कहा? आपने कहा यार इसकी ऑल्ट्रेशंस कर दो सूट में, ये तो इस तरह फिट नहीं आएगा। तो यू बॉट अ मीडियम साइज सूट फ्रॉम जे डॉट एंड यू आल्सो रिक्वेस्टेड देम टू मेक ऑल्ट्रेशंस इन द सूट। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एक तो है ना इनपुट्स क्रिएट अ कंबाइंड आउटपुट, एक लाइन और आप डालने लगाऊं, इनपुट टू मॉडिफाई एन आउटपुट, इनपुट टू मॉडिफाई एन आउटपुट। आपने बाजार से जाके ये कोट खरीदा, आपने बाजार से जाके ये कोट खरीदा, अब ये एक आउटपुट है जो एंटिटी बेच रही है, ऐसा ही है, ये एक आउटपुट है जो एक एंटिटी। अब मैंने उनको कहा भाईजान ये इसके बाजू बहुत लंबे हैं, मुझे इनकी क्या करके दे दें? ऑल्ट्रेशन करके दे दें। उन्होंने कहा भाई कोट की आपको ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, ये हमारी तरफ से सर्विस ले लें। वैसे और लोग भी करते हैं, अगर आपने कराने बाहर से करा लें, बाहर वाले भी इंटीग्रेट ये करके दे रहे हैं काम, अगर आपने जाने तो ले जाएं, वो टेलर बैठे हुए बाजार में, वो आपको करके दे देंगे। यू कैन बेनिफिट फ्रॉम द कोट ऑन इट्स ओन, या तो आप खुद हमारे से करवा लें वरना बाहर से भी हो रही है, तो कोट और उसकी ऑल्ट्रेशन विद इन इटसेल्फ डिस्टिंक्ट है, क्योंकि और लोग भी बाहर करके दे रहे हैं ये। बट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दीज आर, ये जो आपकी सर्विस है ना स्टिचिंग वाली, वो ऑल्ट्रेशन वाली, इट इज एन इनपुट, छोटी सी इनपुट है, ये इतनी बड़ी इनपुट नहीं है वैसे, छोटी सी इनपुट है। इट इज एन इनपुट टू मॉडिफाई एन आउटपुट। इस इनपुट ने हमारी आउटपुट को क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया, या दो तीन इनपुट्स ने मिलकर एक बड़ी आउटपुट दे दी है। बड़ी आउटपुट तो मैं पहन रहा हूं, उसने जो थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन करके दी है वो क्या थी? हाँ, तो कई दफा ऐसा होता है कि सारी इनपुट्स मिलकर एक आउटपुट नहीं बना रही होती, बल्कि आउटपुट एक ही होती है, लेकिन छोटी सी इनपुट अपना रोल प्ले करके उसे मॉडिफाई कर देती है। दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। अब चलें जी, अब अंग्रेजी में आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। You bought a medium size suit from J Dot and you also requested them to make alterations in the suit. Can customer take benefit from quote on its own without alteration? Yes. Because other entities are also doing alteration. Yes. पहली बात होगी, so the quote and the दूसरा कौन सा था? Alteration are डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ, अपने अंदर डिस्टिंक्ट है।
but within the context of contract, is alteration is an input to modify an output? Yes sir. So एक और नया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, तो यहां कॉन्सेप्ट लिखें, इनपुट्स आर मॉडिफाइंग आउटपुट्स। ऑनलाइन वाले एग्जांपल 5 का लफ्ज लिख के अपने रजिस्टर पे लिख लें, आप लोग इन्हीं पे लिख लें। इनपुट इज मॉडिफाइंग एन आउटपुट। ये नहीं, ये दूसरे पॉइंट में ना देखो, 2 पॉइंट्स हैं हमारे। पहला पॉइंट क्या है, खुद डिस्टिंक्ट है या नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट है। विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट है या नहीं, इसमें आगे 2 मिसालें हैं। कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस 3-4 इनपुट मिला के एक बड़ा आउटपुट दे देती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आउटपुट तो यही रखती हैं लेकिन छोटा मोटा साथ इनपुट मिला देती हैं। अब आप मुझे बता दें, माना के कोट और स्टिचिंग जे डॉट वालों ने जब इसको गौर से देखा तो ये डिस्टिंक्ट इन इट सेल्फ है, क्योंकि मैं कोट से फायदा उठा सकता हूं कैसे, किसी और से ऑल्ट्रेशन करवा के। तो विद इन इट सेल्फ ये डिस्टिंक्ट है, बट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज एन इनपुट, ऑल्ट्रेशन इज एन इनपुट टू मेक आउटपुट बेटर। देयरफॉर अब ये डिस्टिंक्ट नहीं रहे। ये तकरीबन उसी तरह का सिनेरियो है कि सारे इनपुट्स मिला के मुझे क्या दे रहे हैं, कंबाइंड आउटपुट। Though suit and alteration are distinct on its, because other suppliers also providing alteration, but suit and alterations are used as an input to modify an output. So these are not distinct. अब ये फिर distinct नहीं रहे, अब ये अलग नहीं रहे। अकेले तो अलग अलग थे, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट की नजर से देखा, बड़ी नजर से देखा, तो फिर ये अलग अलग नहीं रहे। अब मुझे एक ही चीज मिली है, मैं क्या कहूंगा घर वालों को, मैं कहूंगा मैं कोट लेके आया हूं, मैं कॉफी लेके आया हूं। मैं तो घर वालों को यही आके कहूँ ना, मैं कोट लेके आया हूँ, मैं कॉफी लेके आया हूँ, मैं बर्गर लेके आया हूँ, मेरे लिए तो एक ही चीज खरीदी है मैंने, तो उसने ऑल्ट्रेशन कर। सो ओनली दैट इज डिलीवरी ऑफ सूट। तैयार है? रैड बिल्डिंग है साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट, मजा आने लग गया जसका। रैड बिल्डिंग है साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ एडिशनल बाथरूम फॉर अ कस्टमर। रेड लिमिटेड शाहिद अफरीदी की तरह कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, किसने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी कस्टमर से। मिसाल के तौर पे इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है इंजमामुल हक से। इंजमामुल हक भाईजान, आपके घर में एडिशनल बाथरूम होने चाहिए सर्वेंट क्वार्टर में। इंजमामुल हक ने कहा हाँ सर्वेंट क्वार्टर में ना एडिशनल बाथरूम मैंने बनाना है, वो मुझे चाहिए। तो कोई घर वाला बंदा है, इंजमाम इसके पास घर है, इंजमाम गया किसी से बाथरूम बनवाने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि वो बाथरूम की चीजें बेच देता है उसको और कहते हैं इंतजाम जाओ खुद ही बनवाओ, या फिर वो क्या कहते हैं मैं तुम्हें बना के दे देता हूं, डिपेंड करता है। तो जरा पढ़ते हैं। एंड प्रॉमिस टू कस्टमर टू प्रोवाइड ऑल बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज एंड लेबर। लेकिन पहली लाइन पहले पढ़ें। रेड हैज साइंड टू कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल। हमने बर्गर बना के देना है, हमने कॉफी बना के देनी है, हमने बाथरूम बना के देना है। अच्छा, ये ऐसा सवाल आईकैप में नहीं आएगा, इसमें दोनों रिक्वायरमेंट्स ना अलग अलग पूछी हुई है उसने। पहली क्या, एक्सप्लेन वेदर द गुड्स आर डिस्टिंक्ट गुड्स कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। क्या ये खुद डिस्टिंक्ट हैं? अगला सवाल, एक्सप्लेन वेदर द गुड्स प्रॉमिस्ड आर डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। और फिर तीसरा सवाल, एक्सप्लेन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट हैज 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो वही 3 स्टेप्स जो हम लगा रहे थे, तीसरा स्टेप तो कोई नहीं है, तीसरा तो कंक्लूजन है ना। तो वही 3 काम जो हम कर रहे थे, सवाल वाले ने कैसे पूछ लिए, अलग अलग। एक लाइन लिखी हुई है सवाल में, रेड बिल्डिंग विल कंस्ट्रक्ट बाथरूम। तो इंटीग्रेशन तो वो करके दे रही है। तो क्या ये सारी चीजें अपने अंदर डिस्टिंक्ट हैं? अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल ले जाऊं तो कोई और सैनिटरी वेयर बेच रहा है बाजार में, अगर मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाईज इससे ले जाऊं तो लेबर कहीं और से ले सकता हूं। तो इन इट सेल्फ ये चीजें क्या हैं? बट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर दीज 4 or 5 इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ, देयरफॉर इट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये चीजें सारी नीचे बहस हुई भी है। पॉइंट डी, सोल्यूशन है इसका अवेलेबल। एक्सप्लेन, बेटी आई इंजमामुल हक की, अबू वो वॉशरूम से ना स्मेल आती है गटर की। थोड़ी देर में बावर्ची आया, सर वो किचन से भी ना गटर की बहुत स्मेल आती है, वो पता नहीं अंदर ही कोई मसला है शायद करके। थोड़ी देर में बेगम आई, हाँ स्मेल मैंने भी महसूस की है, हमारे वाले वॉशरूम से भी आती है।
तो ये सारे कमरों में, अच्छा, एक्सप्लेन वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज contained in the contract would be considered distinct if the contract also, एक और डील होने लगी अब हमारी उससे, if the contract also includes a promise to repair the existing gutters। ये उस बाथरूम की बात, यार क्या निदाम नहीं रहते दुनिया, ये सारी चीजें साथ चलती हैं, अब दुनिया के साथ साथ हैं जिंदगी की चीजें। तो मिसाल चेंज कर दूं, also includes a promise to repair the existing gutters of the customers। क्या ये उस गटर की बात हो रही है जो नया बाथरूम बनना है, या ये पूरे घर के गटरिंग सिस्टम की बात हो रही है? ये सब गंदा हुआ पड़ा है, ये पूरे घर के गटरिंग सिस्टम की बात हो रही है। आप बताएं, ये सेपरेट पीओ है क्या? अगर वो बंदा ये ना करके दे गटर वाला काम, तो क्या हम ये गटर वाला काम किसी और से करवा सकते हैं? कैन कस्टमर ऑब्टेन दिस सर्विस फ्रॉम अदर सप्लायर्स? ये चीज इस बात के लिए काफी है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है। अगली बात, जब वो बनाएगा बाथरूम, सर्वेंट क्वार्टर के लिए मैंने ज्यूम किया था, जब वो बनाएगा बाथरूम और अब गटर भी सारे सेट करके देगा, कहीं स्मेल नहीं आएगी, तो ही हैज कंबाइंड टू इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। नो नो, नॉट एट ऑल, दीज बोथ आर नॉट इनपुट्स, दीज आर जस्ट लाइक सेलिंग बर्गर एंड सेलिंग फ्राइज। ये तो बर्गर और फ्राइज बेचे जा रहे हैं, दीज आर बर्गर। क्या ये दोनों इनपुट मिलके कंबाइंड आउटपुट बना रहे हैं, या ये इंडिपेंडेंट आउटपुट्स हैं? पॉइंट डी ना, पॉइंट डी था ना हमारा। पहले तीन तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह। पहले तीन में कंक्लूजन था बाथरूम बनाना एक ही पीओ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाथरूम एंड रिपेयर टू गटर्स ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग हाउस आर हाईली इंडी। ये बिल्कुल अलग अलग प्रोमिसेस हैं। अब अगर एक डील बनेगी ना, तो पता है क्या होगा, फिर सेल ऑफ वॉशरूम इधर आएगा सेलर की बुक्स में, और रिपेयर ऑफ गटर्स कॉन्ट्रैक्ट इधर आएगा, फिर इन दोनों की स्टैंड अलोन प्राइसेस आएंगी, इन दोनों की ट्रांजैक्शन प्राइस आएगी, और फिर डील में एलोकेट होगा। तो अब कितने पीओस बनेंगे हमारे? दो पीओस बनेंगे। यार इसका सोल्यूशन है, देखिएगा, पढ़ें जी। हाँ जी, एसी ऊपर कर दें। 4 सवाल रह गए हैं, 4, 7, 8, 9, 10। Philips enters into a contract with a to sell an, भाईजान आपको ओवन बेच रहे हैं हम, वो ओवन गाड़ी में उसने रख लिया, ओवन गाड़ी में रख लिया, ओवन गाड़ी में रख के उसने सोचा यार लगाना शगाना ये वो कुछ तारें वायरिंग वगैरह, वो अंदर आया, उसने कहा यार इंस्टॉल कर देंगे आप, तो परफॉर्म एन इंस्टॉलेशन सर्विस, और उसके बाद उन्होंने कहा 1 साल की मेंटेनेंस भी करके देंगे। अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं पहले विद इन इटसेल्फ देख लें इन चीजों को, और फिर विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अच्छा मुझे बताएं, क्या अगर मैं ओवन इससे ले जाऊं तो किसी और से इंस्टॉल करवा सकता हूं? ओवन तो बड़ी सिंपल सी चीज है, किसी और से इंस्टॉल करवा सकता हूं। क्या अगर मैं इससे ओवन ले जाऊं तो किसी और से मोहल्ले में सर्विस करवा सकता हूं, करीबी दुकान वाले से? 1 ईयर मेंटेनेंस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई और मुझे दे दे, करवा सकता हूं, ठीक है जी। अच्छा अब ये ना कहिएगा कि ये इसकी वजह से पैसे कम कर देते, तो मिलती जुलती चीजें हैं, प्राइसिंग एक अलग चीज होती है, प्राइसिंग से लिंक नहीं करना चीजों को। क्या मोहल्ले में किसी और से इंस्टॉल करवा सकता हूं? क्या हो सकता है बेगम ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, क्या तो क्या घर में किसी और से इंस्टॉल करवा सकता हूं? क्या किसी से मेंटेनेंस सर्विसेज ले सकता हूं मोहल्ले में? तो ये इन इट सेल्फ क्या है? क्या ये तीनों चीजें एक इनपुट हैं टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? क्या ये इनपुट्स हैं टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट? एक बात याद रखिएगा, टमाटर ने, प्याज ने और बर्गर ने सबने इकट्ठे घुल मिल के गेम की थी। ये घुले मिले ये चीजें घुले मिलेंगी नहीं। ओवन अलग है, इंस्टॉलेशन बिल्कुल एक अलग चीज है, और 1 ईयर मेंटेनेंस एक अलग चीज है। इसलिए ये तीनों विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
वो अगर कभी हुआ मैं किसी सवाल में डाल दूंगा। कई होती हैं हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन्स, हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन्स। वो जो हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती हैं ना, उनकी इंस्टॉलेशन बाजार में कोई करता ही नहीं है। वो जो सेलर होता है ना, वो कहते हैं भाईजान ये मशीन मैं लगा के दूंगा बस, और कोई बात नहीं है, वरना कुछ हुआ तो आपका बड्डा है, और बाजार में कोई लगा लेने का रिस्क भी नहीं लेता। आप किसी को भी जाके कहते हैं ना, उन्हें कहते हैं यार फलां मशीन आई हुई है चाइना से, तो बाजार वाले कहते हैं भाईजान चाइना वालों से लगवाएं, हमें नहीं पता वो मशीन क्या चीज़ है, कोरोना की मशीन है, उसमें कोरोना का टेस्ट होना है, क्या होना है, ये जिससे खरीदी है उसी से लगवाएं। अगर कोई खुदा ना खास ऐसी लाइन सवाल में लिखी होती कि इंस्टॉलेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एंटिटी इन द मार्केट एंड द एंटिटी इज प्रोवाइडिंग इंटीग्रेशन सर्विस, तो फिर क्या होता, फिर तो वो डिपेंडेंट हो जाती है ना इसके ऊपर, तो फिर वो ये दोनों एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती, सर्विस फिर भी एक अलग ऑब्लिगेशन है। ओके, तो कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होगी? 3। अच्छा, ये 2 स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल्स हैं। अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या मतलब? सॉफ्टवेयर हाउस, एक सॉफ्टवेयर हाउस। अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू ट्रांसफर अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस से मतलब मुराद है वो सीडी देगा आपको, उस सीडी में सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो या फिर आपके घर आके बस वो एक एप्लीकेशन से आपको यूएसबी में ट्रांसफर करके दे देगा, वो जो फाइल सी होती है, बस अब वो डालते हैं सिस्टम में तो चल पड़ता है। अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू ट्रांसफर अ, इसका सोल्यूशन नहीं है इसलिए नीचे आप देखें ना, तो टेंशन नहीं। अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू ट्रांसफर अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। नंबर 2, परफॉर्म एन इंस्टॉलेशन सर्विस। एंड नंबर 3, प्रोवाइड ऑनलाइन एंड, कंप्यूटर के ऊपर भी आप दे सकते हैं ऑनलाइन सर्विस, और टेलीफोनिक सर्विस, सपोर्ट सर्विस वाया इट्स कॉल सेंटर। तो किसी ने हमें सॉफ्टवेयर बेचा है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, उन्होंने कि हम आपको इंस्टॉल भी करके देंगे और इसके बाद बताएं आपको सपोर्ट सर्विस भी देते रहेंगे अगर आपको कोई मसला आया। द डेवलपर रेगुलरली sells the license, sells the installation and sells support service separately। ये डेवलपर चीजें सेपरेटली भी बेचता है। तो बताएं हमारी एंटिटी या कोई और एंटिटी, कोई और एंटिटी का तो जिक्र नहीं, क्या ये चीजें सेपरेटली बेच रही हैं? तो ये फैक्ट इस चीज को साबित करता है कि द कस्टमर, अगला फिक्र आप बोल दें, द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस गुड्स ऑन इट्स ऑन। ये उसी तरह है कि प्याज किसी से जाके ले लो, टमाटर किसी से जाके ले लो, बन किसी से जाके ले लो, तो सॉफ्टवेयर इनसे ले लो, इंस्टॉल किसी से करवा लो, ऑनलाइन सर्विस किसी से करवा लो, या ये भी तीनों करके अलग अलग देते हैं लोगों को, तो इसका मतलब है ये तीनों विद इन इटसेल्फ क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो याद रखिएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तीनों को अलग बेचती हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन तीनों को अलग बेचती हो, ये इस बात का सबूत होगा कि ये विद इन इटसेल्फ क्या है? डिस्टिंक्ट। द इंस्टॉलेशन सर्विस एंड सपोर्ट सर्विस, ये वाली इंस्टॉलेशन एंड सपोर्ट सर्विस, द इंस्टॉलेशन सर्विस एंड सपोर्ट सर्विस एज रूटीनली परफॉर्म्ड बाय अदर एंटिटीज। ये तो इंस्टॉलेशन और ये भी कर देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हम भी सेपरेटली बेच रहे थे, बाकी लोग भी सेपरेटली करके दे देते हैं। एंड डज नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर, और इंस्टॉलेशन में सॉफ्टवेयर को सूट की तरह तराश खराश नहीं करनी पड़ती, बस सॉफ्टवेयर लाके इंस्टॉल ही करना होता है, कोई तराश खराश नहीं है। ये लाइन मैंने डाली है अगले सवाल के लिए, ताकि अगले सवाल का एक कॉन्सेप्ट बैठे। तो ये लाइन फिलहाल पढ़ें, क्या सॉफ्टवेयर की कोई तराश खराश कोड टाइप करनी पड़ेगी, या जैसे सॉफ्टवेयर है अपनी असली शक्ल बरकरार रखेगा? तो सॉफ्टवेयर भी अपनी असली शक्ल बरकरार रखेगा, इंस्टॉलेशन बिल्कुल एक अलग चीज है, हम सॉफ्टवेयर भी डालेंगे सिस्टम में, इंस्टॉल करने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा, बाद में सर्विस का प्रोसेस। द सॉफ्टवेयर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट सपोर्ट, और सपोर्ट भी जरूरी नहीं है, सपोर्ट के बगैर भी लोग, आपको पता है हम सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं सपोर्ट के बगैर। आप बता दें, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज अवेलेबल। अदर रिसोर्सेज आपके पास होनी जरूरी नहीं है, अदर रिसोर्सेज आप दूसरों से भी खरीद सकते हैं, दूसरी सप्लायर से जाके कह दें। देयरफॉर दीज आर 3 आर डिस्टिंक्ट आइटम्स। लेकिन अब दूसरा टेस्ट किया, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, क्या ये तीनों चीजें इनपुट होके कोई कंबाइंड आउटपुट दे रही हैं, या ये तीनों अलग अलग इनपुट हैं? सॉफ्टवेयर एक अलग आउटपुट है, क्या ये तीनों चीजें मिलके एक कंबाइंड आउटपुट दे रही हैं, या ये अलग अलग आउटपुट हैं? एक बात याद रखिएगा, वो जब बर्गर था ना, तो सारी चीजें आपस में ऐसे घुल मिल गई थी कि जुदा
नहीं हो सकती थी। जुदा हो जाती तो टमाटर का क्या करते, वो तो कोई खाता नहीं उसको, वो जुदा हो जाती तो बड़ी अजीब सी चीज होती। तो क्या ये तीनों चीजें आपस में ऐसे घुल मिल गई हैं कि अलग नहीं हो सकती, या ये तीनों चीजें इंटीग्रेट नहीं हुई आपस में? बिल्कुल इंटीग्रेट नहीं है। सॉफ्टवेयर की ऐप अलग है, इंस्टॉलेशन किसी से मर्जी से करवा लें, और तीसरी काम सर्विसेज भी जिस। तो ये स्टैंडर्ड की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो स्टैंडर्ड वाले ने दी है। इसमें कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? 3। वो असल में तो नहीं, कॉपी पेस्ट हो गया, 4 5 6 1 2 3 होना चाहिए था। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इंस्टॉलेशन, सर्विस, और अगला सवाल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज आर सेम एज इन प्रीवियस एग्जांपल। सब कुछ सेम है जैसे प्रीवियस एग्जांपल में, एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन सर्विस, इंस्टॉलेशन के दौरान सॉफ्टवेयर विल बी अच्छा खासा कस्टमाइज्ड, टेलर मेड जिसे कहते हैं। जैसे इसको मैंने ऑल्ट्रेशन करवाई थी, द सॉफ्टवेयर में तराश खराश की जाएगी बाय एडिंग हमने सॉफ्टवेयर तो ले लिया, लेकिन हमने कहा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये काम भी होते हैं। सॉफ्टवेयर वाले ने कहा ये तो इस सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं करेगा। हमने कहा फिर इसको ऑल्टर करके दो, हमारे साइज के मुताबिक ऑल्टर करके दो। अब उसने इसको क्या करके देना है? दिस विल इनेबल द सॉफ्टवेयर, ये ऑल्ट्रेशन इस काबिल कर देगी कि आप इस कोड को मैं पहन सकूं। This will enable the software to interface with existing software applications used by customer. अब जो मेरे मोबाइल, ये मेरे लैपटॉप के अंदर पावर पॉइंट है, वन नोट है, अब ये सारे आपस में इंटीग्रेटेड रहेंगे। अल्लाह के शुक्र है इनकी में कोई मसला नहीं आएगा। इस ऑल्ट्रेशन का मुझे ये फायदा होगा। कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन, कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन है या नॉर्मल इंस्टॉलेशन? अपनी जरूरत के मुताबिक। कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन कुड बी प्रोवाइडेड बाय एनी अदर नॉलेजेबल सॉफ्टवेयर कंपनी। ये सर्विस किसी और एंटिटी से भी ले सकते हैं। कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन अगर हमारे से आपने नहीं लेनी तो ना लें, किसी और से हम आपको सॉफ्टवेयर दे देते हैं, आप किसी और से कस्टमाइज करा लें। ओ भाईजान ये दूसरे पॉइंट के लिए नहीं लिखा हुआ, ये पहले पॉइंट के लिए लिखा हुआ है। आप मुझे बताएं, कैन कस्टमर, ये लाइन पढ़ के, कैन कस्टमर टेक बेनिफिट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन इट्स ओन विद अवेलेबल रिसोर्सेज? अवेलेबल रिसोर्सेज जरूरी नहीं उसके पास हो सकते हैं उससे किसी के पास चल के जाना पड़े मॉडिफाई करवाने के लिए। तो आपके पास दर्जी है नहीं, लेकिन कोट लेने के बाद आपको चल के जाना पड़ेगा दर्जी के पास। तो कैन, अगर मैं अपने साइज का कोट ना लूं, कैन आई स्टिल टेक बेनिफिट फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज अवेलेबल इन मार्केट? तो कैन दिस कस्टमर टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर किसी और से ऑल्टर करवा के? देयरफॉर still there are 3 distinct goods. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 नहीं है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का डिसीजन होगा 2 टेस्ट लगाने के बाद। Therefore there are 3 distinct goods. Number one software customized installation, software customized installation and लेकिन अब मैंने उसे कहा है कि तुम ही मुझे कस्टमाइजेशन कर दो, ऑल्ट्रेशन तुम ही मुझे कर दो। एक लाइन लिखी हुई है, द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड दैट एज अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर विल बी सब्सटेंशियली कस्टमाइज्ड। अब मैंने उसे कह दिया कि तुम ही मुझे करके दो। क्या मैं कह सकता हूं अब ये कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन, ये कौन सी इंस्टॉलेशन है, नॉर्मल या कस्टमाइज्ड? मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ना। क्या ये कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन, या जिसे मैं ऑल्ट्रेशन इन सूट भी कह सकता हूं, क्या दिस कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन इज एन इनपुट विच इज मॉडिफाइंग एन आउटपुट? या जो मर्जी समझ लें, 2 इनपुट्स मिलकर आउटपुट बना रही हैं। ये आपको अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग जाए, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे तो ये लग रहा है थोड़ी तराश खराश हो रही है एक तरह की। तो दिस इज an input which is modifying a bigger output and bigger output is software. तो बताएं इंटीग्रेशन हम किससे करा रहे हैं? इंस्टॉलेशन वाली सप्लायर से करवा रहे हैं। क्या ये इंटीग्रेशन कोई और करके दे सकता है? करके दे सकता था, लेकिन ये कस्टमाइज्ड है ना, हमारी जरूरत के मुताबिक करके दे रहा है। तो क्या ये फिर हम कह सकते हैं these two are an inputs to bigger to produce a greater output? आप बता दें कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? 2। नंबर 1 सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन अच्छा लफ्ज़ नहीं है, आगे ब्रैकेट में पढ़ें, इट कंप्राइज लाइसेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज्ड इंस्टॉल्ड सर्विस। अब 2 चीजें मर्ज हो जाएंगी। नंबर 1 सॉफ्टवेयर कोट और कोट की
ऑल्ट्रेशन, कोट और कोट की ऑल्ट्रेशन एक ही चीज होगी। और मैं जे डॉट वाले से कहूंगा कि भाईजान इसका साफ कैसे किया करेंगे, वो कहेंगे भाईजान 1 साल का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लें, 1 साल का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास ले, हम आपको साफ कर दिया करेंगे। तो 1 साल बाद ले आया करें, तो ये सर्विस तो बिल्कुल अलग चीज है ना। फिर उसी तरह सर्विस अलग चीज है। अब मैं उनसे जाके कहूँ कि भाईजान इसकी सफाई कैसे किया करेंगे, वो कहेंगे यार इसकी सफाई तो हम आपको कर दिया करेंगे, आप टेंशन ना लें, आपने वॉशिंग मशीन में जाके डाल देना, तो आप टेंशन ना लें, आप हमारे पास ले आया करें। तो ये तो अलग कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये तो अब सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी ना। ओके यार ये पेन है, इसमें से ये निब निकल आती है, ठीक है, ये मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी, ये टच पेन है, ठीक है जी, टच लैपटॉप पे यूज होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक हकीकत की बात बताऊं, गपशप नहीं मारूंगा। ये पेन और निब मिली थी, अब निब मैंने अमेरिका से भी पता करवाई है, यूएसए से भी, और इधर यूएसए से, और साथ जो है वो एक बंदा उधर दुबई में था, उससे भी पता करवाई है। वो कहते हैं भाई ये निब नहीं बेच रहे एचपी वाले, एचपी वाले भाई प्लीज, मैंने अगली बातें में करनी है, एचपी वाले ये बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। तो मैंने कहा यार मेरी तो निब्बे टूट जाती है गिर के, मुझे निब चाहिए, तो निब कहीं से नहीं मिल रही, कोई और सेलर भी नहीं बेच रहा, और एचपी वाले इसको खुद भी नहीं बेच रहे, कोई और सेलर भी नहीं बेच रहा और एचपी वाले खुद भी नहीं बेच रहे, मिल ही नहीं रही। Hewlett Packard is selling stylus including pen and its nib. Other suppliers are not selling nibs which can be used in, and nibs are not separately sold by HP as well. आप बताएं, can I take this nib and can I take the benefits on its own? क्या मैं इसको on its own benefit ले सकता हूं इसके बगैर? Can I? ये पहली मैंने आपको मिसाल दी है, चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है, सुबह के लगे में है, ये पहली मिसाल मैंने आपको दी है, ये पहली मिसाल मैंने आपको दी है, पहला टेस्ट ही फेल हो गया है। अब आप क्या करें, इन दोनों का बंडल बनाएं, अगला टेस्ट ही लगाने की जरूरत नहीं, ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। वो पेन का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे या पेन और निब का अलग अलग? पेन का रेवेन्यू इकट्ठा। दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट बिकॉज नो वन इज सेलिंग, नो वन इज सेलिंग। एक मिसाल मैंने आपके लिए बनाई हुई है, वो मैं बना के नहीं लाया, ये स्काई इलेक्ट्रिक का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आपको एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ नजर आ रहा है अंदर, और ये हार्डवेयर है सोलर पैनल के लिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना स्काई इलेक्ट्रिक वाला, और ये जो मशीन है ये हार्डवेयर है। ये मशीन की एक तस्वीर शायद मैंने अंदर से भी ली हुई है, मशीन की तस्वीर, ये हाँ ये वही वाला सॉफ्टवेयर हमें नजर आ रहा है, और ये मशीन है अंदर से। अब ये जो चीज है ना, अब वो अगर कस्टमर को कहें भाईजान हार्डवेयर, ये असल में सीपीयू समझ लें, सोलर पैनल्स तो ऊपर लगे होंगे ना छत पे, ये सीपीयू समझ लें, ये सीपीयू है, और ये शो कर रहा है कितनी बिजली वापडा प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी बिजली आपका सोलर प्रोड्यूस कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर आपको शो कर रहा है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो हार्डवेयर है और ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, फिर आपने मुझे बताना है कि कस्टमर को इन्होंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो अलग चीजें बेची हैं या एक चीज बेची है। इंफॉर्मेशन ये है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो इसी हार्डवेयर पे चलता है, ये इनका अपना सॉफ्टवेयर है, ये इसी हार्डवेयर पे चलता है। निब वाली मिसाल दे रहा हूं, निब जैसी, ये इसी हार्डवेयर पे चलता है। और कोई सप्लायर अगर आप इनका हार्डवेयर लेके भी आ जाए ना, वैसे तो ये हार्डवेयर अलग बेचते नहीं है, इनके पास जहां जाएंगे ये हार्डवेयर अलग बेचते नहीं है, खुदा ना खास साहब हार्डवेयर अलग लेके भी आ जाए ना, तो ना इन्होंने आपको सॉफ्टवेयर बेचना है ना किसी और ने आपको ये वाला सॉफ्टवेयर बेचना है। तो क्या ये सेपरेटली बाजार में अवेलेबल है? इफ खुदा ना खास्ता मशीन मुझे मिल जाए, वैसे तो मशीन भी नहीं मिलनी मुझे अलग से, अगर मुझे मशीन मिल जाए, कैन आई टेक द बेनिफिट ऑफ दिस मशीन ऑन इट्स ओन? मैं ऑन इट्स ओन नहीं लेता, बिकॉज एंटिटी इज नॉट सेलिंग द मशीन। क्योंकि ये आपको इमटेरियल सी एग्जांपल लग रही थी, सर ये क्या मिसालें दे रही हैं छोटी छोटी, ये एक अच्छी एग्जांपल है। तो इस सूरत में मुझे बताएं क्या करेंगे? ये दोनों चीजों का बेचना, एक ही गुड बेच रहे हैं मुझे या दो अलग अलग चीजें? एक ही गुड। क्या ये चीजें डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ हैं? डिस्टिंक्ट इन, ये दोनों इनडिस्टिंक्ट हैं, ये दोनों, और ये दोनों भी इनडिस्टिंक्ट हैं। ये दोनों भी क्या हैं?
इनडिस्टिंक्ट है। क्लियर? अच्छा यार, एक स्लाइड है which I am going to show you not soon, it's here for you people. किथे है? नहीं भाईजान, आगे। हाँ, when goods or services promised in a contract is considered as distinct. पहला सवाल बोलें, इज द प्रॉमिस्ड गुड और सर्विसेज इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट? क्या यार वो भाई मिसालें साथ साथ, क्या बर्गर, फ्राइज और बॉटल सेपरेटली बाजार में बिकती हैं? क्या बर्गर, बॉटल और फ्राइज ये इनपुट्स हैं कंबाइंड आउटपुट देने के लिए? नहीं। तो क्या गुड इज डिस्टिंक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? यस, दीज आर डिस्टिंक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अलग अलग हैं तीनों, इनपुट कंबाइंड आउटपुट नहीं दे रही, ये तीनों वैसे भी अलग अलग हैं अपने अंदर, और जब कॉन्ट्रैक्ट की नजर से देखो तो भी क्या है, अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? द बर्गर इज डिस्टिंक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? बिकॉज दीज थ्री आर नॉट एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। ठीक है जी। आप बता दें, सिर्फ मैंने बर्गर की बात की है, फ्राइज की बात के लिए ये टेबल अलग और बॉटल के लिए अलग। बर्गर इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगला सवाल, इज द प्रॉमिस्ड फ्राइज इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट? यस। इज द फ्राइज, बर्गर एंड बॉटल ये एक इनपुट से कंबाइंड आउटपुट देने के लिए? नहीं। तो फिर ये अपने अंदर भी डिस्टिंक्ट है और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो द गुड इज डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर दिस फ्राइज इज अ, ये मैंने गुड लिखा ना बार बार, एक बर्गर पे ये टेस्ट लगाएं, फिर फ्राइज पे ये टेस्ट लगाएं, फिर अच्छा अगली बात, ये पेन और उसकी निब, इज द प्रॉमिस्ड गुड्स इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंक्ट? क्या ये पेन की निब इससे अलग होके सेपरेटली बेची जा रही है? नहीं बेची जा रही। अच्छा, तो इज द पेन एंड निब आर डिस्टिंक्ट? इज द पेन एंड निब आर डिस्टिंक्ट? पेन और निब डिस्टिंक्ट नहीं है। तो एंटिटी शैल कंबाइन दैट पेन विद निब, एंटिटी शैल कंबाइन दैट पेन विद निब until it identifies a bundle of goods that is distinct. बंडल, अब ये बंडल बन गया जो अपने अंदर डिस्टिंक्ट है ये पेन। डन होगी बात? तो ये वाली मिसाल ना मैंने आपसे छुपा के रखी थी, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, एग्जांपल 8। अगर आपके पास स्लाइड्स हैं तो नोट कर लें, ऑनलाइन वाले ये किसी भी तरह करके, इसकी मैंने एक ही एग्जांपल दी है, एग्जांपल 8। एग्जांपल 9 आखिरी, 10 है शायद, सबसे आखिरी है। निब वाली कौन सी एग्जांपल है? एग्जांपल 10। इसकी एक ही एग्जांपल दी है, इसकी भाईजान ढेरों एग्जांपल्स दी हैं। ये मैं आपको समझाता हूं, इधर देखें। इज द प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट? क्या बाथरूम बनाने के लिए जितनी चीजें जिक्र की थी, या हॉस्पिटल बनाने के लिए उसकी दीवारें, उसके लिए मटेरियल, उसकी लेबर, उसकी सर्विसेज, क्या वो सारी चीजें कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट थी? यस। अगला सवाल, द सारी चीजें जितनी मैंने जिक्र की हैं इज डिस्टिंक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्ट क्यों नहीं थी? बिकॉज दीज आर एन इनपुट्स। और पता है बेचने वाला क्या कहेगा? बेचने वाला कहेगा मैं तो अस्पताल बना के बेच रहा हूं, तो फिर ये डिस्टिंक्ट नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर एंटिटी शैल combine the material, labor until it identifies a bundle of goods. पूरा हॉस्पिटल एक बंडल बन जाएगा और अब वो डिस्टिंक्ट चीज है। तो फिर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी हॉस्पिटल बना के देना? एक। इसी तरह
कॉफी बेचने वाला, क्या दूध बाजार में सेपरेटली बिकता है? तो इसलिए गुड अपने अंदर क्या है। लेकिन अगला सवाल, क्या मिल्क, कॉफी और चीनी तीनों चीजें अगर मैं मिला दूं तो तीनों चीजें मिला के मैं एक इनपुट्स को यूज करके क्या देने लगा हूं? तो अब क्या ये डिस्टिंक्ट रही? द गुड इज डिस्टिंक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट नहीं रही, तो फिर क्या करें? एंटिटी शेल कंबाइन दैट गुड विद अदर गुड्स और सर्विसेज। बहरहाल इसको छोड़ें, ये कोई डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, असल बात वो है। तो इसके वैसे जो पीछे वाली स्लाइड है ना जी, एग्जांपल लाइन दोबारा करा देता हूँ। अच्छा, इसकी एग्जांपल लाइन छोड़ दी हमने या की है? की है। अच्छा, ये वही यार डब्बा बना हुआ है जो मैंने आपको नोट्स में दिया है। व्हेन गुड्स और सर्विस आर कंसिडर्ड एज, सबसे पहले क्या देखना होता है कि खुद अपने अंदर डिस्टिंक्ट हो। इसका क्या सबूत होता है? कि बाजार में बेची जा रही हो। और फिर क्या सवाल होते हैं? कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर इनपुट्स हैं और मिलके कंबाइंड आउटपुट बना रहे हैं या इनपुट्स मॉडिफाई कर रहे हैं, तो फिर तो सारी चीजें मिल गई। फिर तो दीज आर नॉट, ये मैं नॉट क्लास आपको शुरू में पढ़ाते हुए जरा हुआ था, समझना है। ये तो इनपुट्स मिलके सारे कंबाइंड बर्गर बन गया, प्याज मिलके, टमाटर मिलके, तो फिर अब ये डिस्टिंक्ट नहीं रहा, बल्कि इसका नाम सिर्फ बर्गर है। कोई आप ये नहीं कहेंगे घर वालों को मैं टमाटर खा के आया, मैं प्याज खा के आया, मैं ऑलिव खा के आया, मैं केचप खा के आया, तो पागल है। क्लियर? और अगर इनमें से ये दोनों शराइत पूरी ना हो रही हो या दोनों में से कोई एक भी पूरी ना हो रही हो, तो फिर आप इन सबको मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक बंडल बनाएंगे, और वो कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा जी भाई, एग्जांपल नंबर 9 मैं आपकी ले लेता हूँ, बाद में सुन लेता हूँ। अभी हमने एक सवाल करना है, किताब निकालें। भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़े शौक से करना है आपने। अच्छा, पास पेपर का क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है। आप दो तीन लाइनों का सवाल है, आपने पता चलाना है कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। पास पेपर का क्वेश्चन 2। भाई किधर है FAR 2? ये है। इसमें किताब किधर है? IFRS 15 किधर है? IFRS 015 लिखा होगा। भाई आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। अच्छा ये चीज बता दो मुझे, एक बर्गर मैंने लिया फिर दूसरा बर्गर लिया, क्या ये डिस्टिंक्ट हैं? दोनों बर्गर अलग अलग? ये तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट है, क्योंकि मैं एक बर्गर से फायदा ले सकता हूं दूसरे बर्गर के बगैर। अच्छा, पेज 94 95, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। एग्जाम्पल 1। सवाल पूछ लो, जिनके ग्रुप्स में सवाल हैं ग्रुप्स में पूछ लें, आप क्लास के बाद पूछ लो, तो ये मैं कॉन्सेप्ट फिर खत्म भी करना है ना सिलेबस। आप सवाल पूछ लें क्लास के बाद आके, इतनी एग्जांपल्स होगी हैं लेटर वैसी वेरी कंप्रीहेंसिव, फिर भी आपके ज़हनों में सवाल आएंगे, यू कैन कीप ऑन आस्किंग। अच्छा जी, पेज नंबर किताब का 94 95। अच्छा भाई, चलते चलते कभी ऐसा होता है कि आपने मिसाल के तौर के ऊपर एक बिजनेस शुरू किया और आपको उस बिजनेस के लिए 20 कंप्यूटर चाहिए। आपको उस बिजनेस के लिए 20 कंप्यूटर चाहिए। जब आपने 20 कंप्यूटर खरीदने गए तो उसने कहा यार मैं थोड़े थोड़े करके आपको दे दूंगा। भाई मेरी बातें सुनिएगा, उसने कहा थोड़े थोड़े करके आपको दे दूंगा। जब 8 कंप्यूटर वो दे चुका था तो कितने रह गए? एक्सेलेंट। जब 8 कंप्यूटर दे चुका था कितने रह गए? 12। आपने कहा बाकी 12 भी दे और मुझे 6 और चाहिए। बाकी 12 भी दे और मुझे 6। आप मुझे बताएं ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है। दोबारा सुने, मैंने कितने आपने कारोबार शुरू किया, उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए थे, तो आपने स्टूडेंट्स के लिए लेबोरेटरी खोलनी थी या कुछ भी करना था या आपने कुछ करना था, तो आपको 20 कंप्यूटर चाहिए थे। आपने 20 कंप्यूटर्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब 12 डिलीवर कर चुका था वो, मैंने 12 बोले 8 बोले, जब 8 डिलीवर कर चुका था, रिमेनिंग कितने रह गए थे? कितनों का रेवेन्यू बुक हो चुका है? 8 का रेवेन्यू बुक हो चुका है। कितने रह गए थे? 12। जब 12 रह गए थे तो आपने जाके कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कराया और आपने कहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करो और इसमें कितने कंप्यूटर और डाल दो? 6 कंप्यूटर। आप 2 सवाल पूछेंगे, 2 सवाल पूछेंगे। क्या ये 6 कंप्यूटर डिस्टिंक्ट हैं? क्या आप इन 6 कंप्यूटर्स को किसी और सप्लायर से ले सकते हैं? क्या इन 6 कंप्यूटर्स को उन 20 के बगैर यूज कर सकते हैं?
क्या इन 6 कंप्यूटर्स को 20 के बगैर यूज कर सकते हैं? कैन कस्टमर बेनिफिट फ्रॉम दीज 6 कंप्यूटर्स ऑन इट्स ओन विदाउट दोज 20? तो कंप्यूटर, ये याद रखना, एक एक कंप्यूटर अलग अलग तो डिस्टिंक्ट ही होते हैं ना, ये तो जाहिर सी बात थी। तो इसलिए क्या ये डिस्टिंक्ट हैं? इधर विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछना सवाल। अच्छा, क्या ये कंप्यूटर डिस्टिंक्ट हैं? अगला सवाल ये, बेचे किस पे? तो उस पे दुकानदार कहते हैं भाईजान वही प्राइस पे बेचूंगा आपको, मैं कोई प्राइस आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा कम नहीं करने लगा, उसी प्राइस पे बेचूंगा। लेकिन ऐसा भी कहता है दुकानदार, यार थोड़ा सा डिस्काउंट आप ले लें मेरे से, जो नॉर्मल लोगों को मैं देता हूं डिस्काउंट, वो डिस्काउंट आप ले लें। तो दुकानदार ने कहा मैं तो ये बेचूंगा तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे बेचूंगा। तो आप बता दें क्या बातें हो गई? 2। नंबर 1, मॉडिफिकेशन में 2 बातें आपने ढूंढनी है। जो चीज बेची जाने लगी है क्या वो डिस्टिंक्ट है या नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल मॉडिफिकेशन में आपने ये पूछना है कि वो जो चीज बिक रही है वो बाजार की कीमत पे बिक रही है या बहुत अनड्यू डिस्काउंट देके बिक रही है। डन हो गया? ये 2 सवाल आपने पूछने हैं। लग्जरी कार्स लिमिटेड सोल्ड 120 कार्स टू शहजाद लिमिटेड फॉर 12,000। ये रियल वाली गाड़ियां नहीं है, ये बच्चों वाली गाड़ियां हैं। तो लग्जरी का कार रिमोट वाली भी नहीं है, 100 रुपए की गाड़ी है यार, हद होगी। लग्जरी कार्स लिमिटेड सोल्ड 120 कार टू शहजाद लिमिटेड। शहजाद लिमिटेड की कोई दुकान होगी, वहां पे बच्चों को जो है खिलौने बेचता होगा, तो लग्जरी कार्स के पास चला गया। लग्जरी कार्स उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था, वो छोटी छोटी गाड़ियां बच्चों वाली बना के बेचते थे। लग्जरी कार्स सोल्ड 120 कार्स टू शहजाद। सेलर कौन है? शहजाद लिमिटेड। बायर लग्जरी कार्स सोल्ड 120 कार्स टू शहजाद लिमिटेड फॉर ₹12,000। एक गाड़ी कितने की? 100 की। द कार्स आर ट्रांसफर टू द कस्टमर ओवर आ, क्या वादा हुआ है कि 120 गाड़ियां तुम्हें कितने महीने में बेचेंगे? 6 महीने में। द एंटिटी ट्रांसफर्स कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट एट अ पॉइंट इन, जैसे ही गाड़ी आप देते हैं उसी वक्त सेल रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। आफ्टर द एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड द कंट्रोल ऑफ 60, तो नोट करते जाना चाहिए, फिर तो बात फैल जाएगी। मार्कर है आपके पास? जबरदस्त यार। नहीं यार ऐसा ना कर। अच्छा जाइए जी भाईजान, मुझे आप सबसे पहले ये बता दें कि टोटल यूनिट्स क्वांटिटी, इस तरह का FIFO वेटेड एवरेज में बनाते थे ना, क्वांटिटी पर यूनिट सेल प्राइस, पर यूनिट सेल प्राइस और टोटल सेल प्राइस। क्या सोचा था कितनी चीजें बेचूंगा? ये सवाल सुनते जाइएगा, मेरे सोचा था और ये सवालों में फोकस करना है आपने। क्या दुकानदार ने सोचा था कितनी चीजें बेचूंगा? 120 कार्स। कितने रुपए की एक बेचूंगा? सेल प्राइस से खेल रहा हूं मैं आज और कल की क्लास में, जब तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा सेल प्राइस से खेल रहा हूं। कितने की बेचूंगा? 100 की। कितने फेरे लगवा दिए? 120 ज़रब 100। दुकानदार ने सोचा था 12,000 की सेल बुक करूंगा। The cars are transferred to the customer over 6-month period. The entity transfers the control of each product at a point in time after the entity has transferred control of 60 cars to the customer. रुक जाएं, अभी पहले बता दें कितनी बिक गई हैं। क्या सोचा था कितनी बेचूंगा, उसमें से कितनी बेच दी। इधर देखें, सोल्ड यूनिट्स लिखवाएं, फॉर्मेट समझते जाइएगा, आसान सा है। सोल्ड यूनिट्स 60 कितने के एतबार से बेचे होंगे? 100 के एतबार से बेचे होंगे। कितना? क्या एंट्री की होगी? ओ भाईजान इसकी एंट्री नहीं करनी खुदा के लिए, ये तो सोचा था बेचूंगा ना, और जितने बेचे हैं उसी की एंट्री होगी ना। डेटर या कैश डेबिट और सेल कितने से? 6,000 से। डन। एक नेगेटिव लगाने लगा हूं मैं। कितने बिकने वाले रह गए? ये नेगेटिव समझने के लिए लगा रहा हूं, इसे एंट्री ना बदल दीजिएगा, नेगेटिव समझने के लिए लगा रहा हूं। कितने बिकने वाले रह गए? कितना रेवेन्यू कितना रेवेन्यू बुक हो सकता है? 6,000। डन। अब जरा सोच के बताएं, कितने बेचने का सोचा था? 120। कितने बेच दिए? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की रिमेनिंग ऑब्लिगेशन कितनी है? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की रिमेनिंग ऑब्लिगेशन, उसका रेवेन्यू कितना बुक कर लूंगा कभी?
अभी बुक करने की जरूरत सवाल ने लिखा है आफ्टर एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड 60, तो इट मींस बाकी 60 आर स्टिल टू बी ट्रांसफर्ड। इस स्टेज पे खड़े होके जब 60 बिक चुके थे, द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एडिशनल। कितने और बेचूंगा, कितने और बेचूंगा। पेपर के लिए आपको मशवरा दे रहा हूं, एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है। मशवरा दे रहा हूं, एक लाइन आपने छोड़ के लिखना है, एक लाइन छोड़ के। क्या लिखते हैं? एडिशनल, एडिशनल यूनिट्स, एडिशनल यूनिट्स 30। नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया। अच्छा, अब पुराने कितने बेचने रह गए थे? 60। और नए कितने? 30। डन। टू द कस्टमर, द एडिशनल 30 cars, the additional 30 cars are not included in the, सही सी बात है, ये 30 पुराने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थी। कितनी चीजें बेचनी थी यार? 120। कितनी बेच दी थी? कितनी पुराने कॉन्ट्रैक्ट में से बेचनी थी? 60। अभी बेची नहीं थी पुराने कॉन्ट्रैक्ट में 60 के, नए का ऑर्डर आ गया। नया ऑर्डर कितना पकड़ा? 30। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड, तो एक डिस्कशन अब होगी, भाईजान कितने की लगाओगे ये 30? वो डिस्कशन आप दोनों की शुरू हुई आपस में। द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन फॉर एडिशनल 30 cars इज एडिशनल 95 रुपए। 95 को 30 से जरा जरब दें, 30 नहीं है ना, 95 को 30 से जरा जरब दें, 2800। द प्राइसिंग फॉर एडिशनल प्रोडक्ट ऊपर लिखें स्टिल रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। नॉर्मल डिस्काउंट को हमने आप हो सकते कस्टमर्स को 95 की बेचने लगे हो सकते हैं ना सर, दुकानदार कल तक चीज 100 की बेचता था, आप 95 की बेचने लगे हो, तो मेरी बोंगी ना मारिएगा सर, 2 दिन पहले तो चीज 100 रुपए की थी, दुकानदार आज क्यों तू 95 की बेच रहा है? दुकानदार कहेगा यार मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। लेकिन सवाल बताएगा ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, और सवाल बता रहा है द प्राइसिंग ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के वक्त ये 95 रुपए बिल्कुल सही है। एंड द एडिशनल प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द, ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट है क्योंकि आप उन 30 चीजों का फायदा अलग से ले सकते हैं पिछली 120 खरीदे बगैर। डन हो गया जी। अब मुझे बताएं नए की प्राइस क्या तय हुई है? 90, और पुराने की क्या थी? 100। नए की क्या तय हुई? टोटल 2850। अब आप मुझे बताएं कि क्या मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछने लगा हूं, नहीं वो नहीं मैं ढूंढ रहा, क्या मैं रिमेनिंग और न्यू कॉन्ट्रैक्ट को ब्लेंड करके ग्राइंडर में एवरेज सी प्राइस निकाल लूं? सेल प्राइस एवरेज सी कर लूं? क्या मैं पुराने ओ यार जो सेल बुक होगी वो होगी ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता यार, खुदा के लिए इस 60 की टेंशन ना ले। जो रिमेनिंग डिलीवरीज हैं कितनी है? रिमेनिंग फ्रॉम ओल्ड, रिमेनिंग फ्रॉम ओल्ड, पूरा मैं सवाल करता हूं, रिमेनिंग फ्रॉम ओल्ड कितनी है? 60। न्यू कितनी है? 30। तो नए कॉन्ट्रैक्ट में 30 है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्या मैं इनको ब्लेंड कर दूं? स्टैंडर्ड कहता है अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हो तो ब्लेंड ना करो, वेटेड एवरेज वाली कैलकुलेशन ना करो, ब्लेंडिंग ना करो, छोड़ो परे, क्योंकि तुम वो अलग चीजें बेच रहे हो, ये अलग चीजें बेच रहे हो। अगले सवाल में ये 40 या 50 या 60 रुपए की लगा देगा, अनड्यू डिस्काउंट देगा, फिर असल में वो पिछले की वजह से ये नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, फिर हम प्राइसेस को क्या कर देंगे? ब्लेंड कर देंगे। तो बताओ यार, अगर दुकानदार आपको, सादा सी बात है, अगर दुकानदार आपको मार्केट प्राइस पे चीज बेच रहा है तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट पुराना है, नया नया है, फिर आप टेंशन ही ना लो, फिर आप टेंशन ही ना लो, पुराने को पुराने पे पड़ा रहने दो। अब इंशाल्लाह इन 60 में से जो जो बिकेगा ना, उसे मैं 100 रुपए भी सेल डालूंगा उसकी, और इन 30 में से जो जो बिकेगा उसकी 95 पे सेल बुक करूंगा। ये सेल अभी मैंने बुक नहीं की, करूंगा। लेकिन बताएं तकरीबन FIFO टाइप बात बन जाएगी। FIFO टाइप बात कैसे बनेगी? जो पहले जाएंगे उनकी सेल मैं 100 पे डाल दूंगा, और जो आखिरी वाले 30 जाने उनकी सेल मैं किस पे डाल दूंगा? 95 पे डाल दूंगा। तो अब मुझे बता दें, अगर मैं इस साल 122 यूनिट्स बेचूं,
तो कैलकुलेटर पे मेरी सेल बताएं। 122 में 60 चीज डाले हैं मैंने। अगर इस साल मैं 122 बेच दूं तो मेरी सेल कितने, मेरे सेल रेवेन्यू कितना होगा? इस साल मैं 122 बेच दूं, 122 में ये पुराने वाले 60 भी हैं, 122 में ये पुराने वाले 60 भी हैं। अगर मैं इस साल 122 यूनिट्स बेच दूं तो वो जो 60 डिलीवर हो चुके हैं वो तो हो चुके ना, और जो होनी है मैंने क्या उसको भी ब्लेंड ना करें? तो ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हो गए। नए कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट इन को फर्स्ट आउट पे चलाएं, और नए कॉन्ट्रैक्ट वालों क्या टोटल आ रहा? 12,100। ये कितने लोगों ने कलेक्ट किया था? 12,190। तो 60 तो पुराने बिक चुके ना, उसमें तो कोई बहस ही नहीं कि वो 100 रुपए के हैं कितने के हैं। लेकिन जो बकाया है उनको भी किस पे बुक करूं? 100 पे ही। और जो नए के नए हैं उसको किस पे बुक करूं? सो इफ आई सेल 122 यूनिट्स, व्हाट इज माय रेवेन्यू? पुरानों का 100 पे ही बुक कर देंगे और इसका न्यू पे। डन हो गया। अगर 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 बता दें क्या हो, सारा डाटा सेम हो, लेकिन दुकानदार कहे मैं तुझे 95 रुपए नहीं, यार तू ग्राहक बन जा मेरा, तू ग्राहक बन जा मेरा, मैं ना तुझे चीजें सस्ती लगा देता हूं, तूने इतना माल मेरे से पहले से खरीद लिया। पहले दुकानदार ने लिफ्ट नहीं कराई थी, पहले उसने लिफ्ट नहीं कराई थी, इतना सामान पहले खरीद लिया। सबको 95 का बेच रहा था, मुझे भी 95 का बेच रहा था। तो स्टैंडर्ड ने कहा दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को पिछली मिसाल में परे परे रखो। मैंने कहा था लाइन छोड़ दें, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को परे परे रखो। मुझे नहीं पता किताब में छुट्टी हुई है या नहीं यार, आई डोंट नो किताब में छुट्टी हुई है या नहीं, हो सकता है अगले में ना छुट्टी हो तो अगले में मैंने छुड़वानी है, मुझे नहीं पता किताब में क्या हो रहा है। मेरे इसके कॉन्सेप्ट सुने, ठीक है जी। तो लाइन मैंने क्यों छुड़वाई थी? वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, उसको अपने हाल पे पड़ा रहने दो, और नया पुराने को 100 पे बुक करो और नए को 95 पे बुक करो। लेकिन अगर दुकानदार ये कहे यार तुझे मैं अनड्यू डिस्काउंट देता हूं, लोगों को नहीं देता तुझे देता हूं, क्यों दे रहा होगा? चाचा का पुत्र है हमारे, पुरानी सेल की वजह से, पुरानी सेल की वजह से दे रहे हैं ना। अब क्या पुराने की जो, अच्छा पुराने की जो बिक गई उसकी तो टेंशन नहीं लेनी, जो पुराने की पड़ी रहेगी उसकी टेंशन लेनी है ना। अब क्या करेंगे? ये क्वेश्चन 1 तो हो गया ना यार। क्वेश्चन 1 में ये कर लें, लाइन लगा दें 60 के नीचे, ये लाइन नहीं लगी हुई, इसमें तो टेंशन नहीं लेनी ना, इसमें टेंशन नहीं लेनी क्योंकि पुराना पुराने पे पड़ा हुआ है, नया, और ये लाइन बीच में मैंने छोड़ दी। अगला सवाल कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल, अंदर उतरती जा रही है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कंटिन्यूइंग फ्रॉम प्रीवियस एग्जांपल, assume during the process of negotiating the purchase of additional, the parties agree at a price of 80 per unit which does not reflect the, ICAP भी मुझे उम्मीद है बताएगा, which does not reflect the standalone selling price। अब ये standalone selling price नहीं है, अब क्या करूं? अब ये लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा सा ऊपर एडिशनल बोलें 30 80, ये दोनों रेवेन्यू टू बी बुक्ड हैं, जब जब बेचते रहेंगे बुक करते रहेंगे। लेकिन एक और नई लाइन डालनी पड़ेगी, वो क्या डालनी पड़ेगी? 90 बकाया रह गए हैं, 60 पुराने और 30 नए वाले, और बोंगी नहीं मारनी, 6 जमा 24 80। आप बता दें 90 को कितने टोटल में बेचना है? 8400। 90 को टोटल कितने में बेचने? अब एक छोटी सी कैलकुलेशन स्टार डाल के जहां हम किया करेंगे, आपको आती है जो 8400 डिवाइडेड बाय 90, 93 आप बता दें ये नई लाइन क्यों डाली मैंने? क्योंकि ब्लेंडेड प्राइस निकालनी पड़ी ना, पहले तो प्राइस निकालनी, अब क्या निकालनी पड़ी? ब्लेंडेड प्राइस निकालनी पड़ी। तो सादा सी बात बता दें, नए कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर होगी तो एक लाइन छोड़ दिया करेंगे, थोड़ा नीचे करके उस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल अलग रखेंगे। डन। और अगर नए कॉन्ट्रैक्ट में, नए कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, तो नए के यूनिट्स और पुराने के रिमेनिंग सारे नहीं पकड़ लेने, वो सेल बुक्ड है। नए के रिमेनिंग, नए के
रिमेनिंग, सॉरी पुराने के रिमेनिंग और नए के सारे, इन दोनों को मर्ज कर दो और मर्ज करके एक एवरेज प्राइस टाइप निकाल लो। अब मुझे बता दो, अगर मैं 61 चीजें बेचूं, ये वाली डाल के बात कर रहा हूं, अगर मैं इस साल 61 चीजें बेचूं तो सेल कैसे बुक होगी? अगर इस साल मैंने इनमें से 61 बेच दी तो 60 तो ये वाली है ना, 60 तो ये वाली है, 60 इंटू 100 और एक और बेची है 1 इंटू 93.33। कल इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज आपका होमवर्क कोई नहीं है, सिर्फ पास पेपर का क्वेश्चन 2 है। आप और भाईजान जिस तरह चीजें मूव कर रही हैं आगे टाइम नहीं बचना। हाँ जी, एक मिनट। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, आर द एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट? यस। 30 गाड़ियां और पुरानी वाली गाड़ियां अलग अलग हैं। Does price reflect the standalone selling price of additional goods? Yes. Treat new contract as a, एक लाइन छोड़ के, treat new 30 का as a contract as a separate contract. Does price reflect the Does price reflect the standalone selling price of additional goods? नो आना चाहिए यहां पे, नो मैं कर दूंगा, नो मैं कर दूंगा। तो डज प्राइस रिफ्लेक्ट द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस ऑफ एडिशनल गुड्स? नो, स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस नहीं है। तो बताएं क्या होगा? रिप्लेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विद रिमेनिंग गुड्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, रिमेनिंग गुड्स ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आर कंबाइंड, इधर नो आना है, आर कंबाइंड विद गुड्स ऑफ, इनको कंबाइन करेंगे न्यू कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स से, और क्या करेंगे? टू कैलकुलेट एन होगा ना, टू कैलकुलेट एन एवरेज सेल प्राइस टू अच्छा, रिवीजन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखो और न्यू कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखो। ओल्ड विल से टू न्यू बी परा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखो, न्यू को कब? इफ गुड्स आर एंड प्राइस ऑफ न्यू इज स्टैंड अलोन देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ, फिर ओल्ड को अलग चलाते रहो और न्यू को 95 और 100 वाली एग्जांपल। ये एक और समझाने का तरीका और कुछ भी नहीं है। और अगर कंबाइंड प्राइस लेनी पड़ेगी, ओल्ड और न्यू को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। कब ब्लेंड करना पड़ेगा? इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एंड प्राइस ऑफ न्यू इज नॉट, प्राइस ऑफ न्यू इज नॉट होनी चाहिए ना, ये मैं सही कर देता हूं इंशाल्लाह। प्राइस ऑफ न्यू इज नॉट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, देन वी विल, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को फारिग कर दो। अब ब्लेंडिंग करके क्या बनाओ? न्यू कॉन्ट्रैक्ट। मैं स्लाइड सही अपलोड करूंगा, इधर देख, इधर लिख दो, इज नॉट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। वैसे यार इसका सवाल एक होमवर्क में है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का, अगर आप कर लें तो 5-7 मिनट लगेंगे। होमवर्क में सवाल है वो कर लीजिएगा, नोट्स में दिया हुआ एंड पे, ठीक है।